तो नेक्स्ट है आपका 38, यहाँ पे क्या अल्फा डी सी दिया है, आई सी दिया है, आई सी बी ओ दिया और आई बीटा की या आई बी की आपसे वैल्यू पूछी है। तो ये भी न्यूमेरिकल है बट इजी टाइप का आपका एनालॉग का न्यूमेरिकल है। ओके, यहाँ पे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ILT पूछा है इस क्वेश्चन का। तो ये तो केवल और केवल कैसा आपका पार्शियल फ्रैक्शन से ही हो सकता है, पार्शियल फ्रैक्शन से इसको अलग अलग करके फिर उसका इंडिविजुअल ये अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा। पर देखो क्वेश्चन बहुत हार्ड लग रहा है, लेंथी लग रहा है, पर इसको ध्यान से देखो तो देखो सब कुछ सेम है चारों ऑप्शन में, ये पूरा आपका सेम है। इसके बाद ये माइनस ऑफ 4 पॉइंट ये भी सेम है और इसी तरीके से आपका ये प्लस ये भी सेम है। ओके, अंतर कहाँ पे आ रहा है? अंतर केवल और केवल आपका जो इसमें पावर देखो, इसमें माइनस है, इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, फिर इसमें माइनस है, इसमें माइनस है, इसमें माइनस है। इस तरीके से कह सकते हैं कि माइनस प्लस माइनस, फिर आपका माइनस माइनस माइनस, फिर आपका माइनस प्लस प्लस और फिर आपका प्लस माइनस माइनस। तो ई रेज टू की पावर में जो है, अब क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे ऊपर कुछ भी आएगा मान लो, तो वो वैल्यूज इन्हें खुद दे दी है, बट ये अलग होके मान लो इस तरीके से आ जाएगा a अपॉन एस प्लस 1, फिर b अपॉन एस प्लस 8, फिर c अपॉन एस प्लस 10। तो इसमें क्या चीज़ आएगी वो हमें बताना है। ओके, एस इक्वल टू 1 होगा, ये -1 होगा। अब ये तीनों में क्या आ रहा है आप अगर गौर करो तो तीनों में एस इक्वल टू, तीनों में जो हमारे पोल्स हैं वो माइनस है, -8 -10, तो ई रेज टू माइनस जाएगा इसमें। अब क्योंकि तीनों में एक जैसा है देखो, s प्लस 1 s प्लस 8 s प्लस 10, तो इसका जो ये इसके संग होगा इन्वर्स लाप्लास करके ई रेज टू और ई रेज टू वो एक जैसा ही होगा, है ना। तो या तो वो तीनों माइनस होंगे, और मैं इस केस में कह रहा हूँ कि मुझे पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि कैसे इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं, और या तो तीनों माइनस होंगे या तो प्लस होने चाहिए। देखो तीनों माइनस केवल इस ऑप्शन में, वही ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है कि इन अ कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर सर्किट आउटपुट वोल्टेज इज डैश ऑफ इनपुट वोल्टेज। तो यहाँ पे V आउटपुट इज V इनपुट के इक्वल होगा, जिसको हम वोल्टेज फॉलोअर भी बोल सकते हैं, वोल्टेज फॉलोअर सर्किट। जब V आउटपुट V इनपुट के इक्वल होता है तो ये केवल किसका कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर में होता है, आइडियल केस में। उसके बाद विद डैश टेस्टिंग इट इज़ पॉसिबल टू सी दैट इवन स्मॉलेस्ट डिस्टॉर्शन क्लियरली ऑन CRO। तो किस तरीके की सेट टेस्टिंग हम CRO पे करें तो हमें स्मॉलेस्ट इवन स्मॉलेस्ट डिस्टॉर्शंस देखने को मिले। तो आप अगर स्क्वायर वेव की टेस्टिंग करते हो CRO में, ओके, तो आपको स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट डिस्टॉर्शन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है द कपलिंग कैपेसिटर यूज इन CE एम्पलीफायर, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में ऑफर्स डैश रिएक्टेंस इन मिड एंड हाई फ्रिक्वेंसी रीजन। तो काफ़ी लो रिएक्टेंस प्रोवाइड करते हैं दोनों ही, आपका मिड रीजन में भी और हाई फ्रिक्वेंसी रीजन में भी। ओके, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं तो लो रिएक्टेंस प्रोवाइड करता है मिड और हाई फ्रिक्वेंसी रीजन में। फिर यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर 8085 आ गया। इसमें बात हो रही है कि RST जो आपका ये है 3 इंस्ट्रक्शन इन माइक्रो प्रोसेसर इज इक्वलेंट टू किसके इक्वलेंट है? आप या तो ये करो या फिर आप कॉल और यहाँ पे 0018H करो, यहाँ से आप 3 और 18 को जोड़ सकते हो, मतलब याद रखने के लिए 3 से आपका 3 × 6 तो ये आपका 18 आ जाएगा, ऐसे आप याद रख सकते हो। RST 3 इंस्ट्रक्शन आपका कॉल 0018H के। फिर ये आया वेव फॉर्म शोन इन द गिवन फिगर इज, ये किस तरीके की वेव फॉर्म है? तो मल्टी वैल्यूड डिजिटल सिग्नल है। देखो कंटिन्यूस सिग्नल तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये ऐसे फॉर्म स्क्वायर वेव के फॉर्म में ऊपर नीचे, ओके, तो ये आपका कंटिन्यूस तो है नहीं। नॉइजी सिग्नल भी नहीं, नॉइजी कुछ ऐसा ये नॉइजी सिग्नल हो जाता है, ये नॉइज। तो सॉटूट सिग्नल भी नहीं है, वो आपको पता है कैसा होता है, कुछ ऐसा करके ये, कुछ ऐसा करके ये आपका सॉटूट। तो बचा क्या? मल्टी वैल्यू डिजिटल सिग्नल। देखो अलग अलग वैल्यू है, मान लो ये 5 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये 15 वोल्ट है, तो अलग अलग वैल्यूज़ का है ये लो है, तो इस हिसाब से ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है ये हार्टले ऑसिलेटर के। हार्टले ऑसिलेटर आपका एक तरीके का LC ऑसिलेटर होता है। LC ऑसिलेटर एक तो हार्टले हो गया, एक आपका कॉलपिट हो गया। कॉलपिट में C से कॉलपिट, C से इसके अंदर 2 कैपेसिटर एंड 1 इंडक्टर होता है। हार्टले के अंदर 2 इंडक्टर और 1 कैपेसिटर होता है, ये डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है F0 इक्वल टू 1 अपॉन आपका 2π√L1 और प्लस L2 और इंटू C। ओके, जब इसकी बात करेंगे हार्टले की, ठीक है, 1/2π√L1 प्लस L2 का सम हो जाएगा और टोटल में आपका C मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो L1 L2 की वैल्यू दी है और ये हो गया आपका 1/2π√, ठीक है, L1 प्लस L2 और इसके ब्रैकेट में यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे C में, इस जगह C। ओके, तो ये इसी में वैल्यू लगा देंगे और आंसर आ जाएगा। तो ये हार्टले, कॉलपिट्स, ठीक है,
आपका RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, इन सब का फ्रीक्वेंसी का आपको फार्मूला पता होना चाहिए ही चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहा है कि पीक टाइम और सेटलिंग टाइम TP और TS। तो यहाँ से आप जाई निकालो, ओमेगा एन निकालो और इनके फॉर्मूले में लगा दो। उसके बाद बात कर रहा है कि विच स्टेबलाइजेशन नेटवर्क इज यूजिंग ट्रांजिस्टर सर्किट टू स्टेबलाइज क्यू पॉइंट। तो क्यू पॉइंट को स्टेबलाइज करने के लिए हमें किस एक स्टेबलाइजेशन नेटवर्क की जरूरत पड़ती है, तो आप रजिस्टिव नेटवर्क को यूज़ करके आप क्यू पॉइंट को स्टेबलाइज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय 14 यूनिट्स। ओके, वॉल्यूम रीजन हमें इतना यूनिट दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी पूछी है। ये भी न्यूमेरिकल है, ये सॉल्व हो जाएगा EMT से, इसका जो फॉर्मूला लगेगा उससे। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ये आपका डिस्टेंस यहाँ से शुरू हुआ, तो P प्लस क्यू, P प्लस का आपका हो जाएगा P प्लस क्यू इंटू आर। तो इसका ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, बाकी आप सॉल्व करके देख सकते हैं। देखो P इंटू पी प्लस आपका Q इंटू पी प्लस आपका Q इंटू आर प्लस आपका P इंटू आर। ओके, ये क्या बन गया, ये P बन गया। अब इसमें मैं जो कह रहा हूँ कि एक तो इसमें और इसमें आप P को कॉमन ले लो, तो ये इसमें से क्या निकलेगा 1 निकलेगा, इसमें से क्या निकलेगा Q, इसमें से क्या निकलेगा R, और प्लस आपका QR तो अलग है ही। तो जब आपका QR अलग है तो ये पूरा क्या दे देगा 0 1 दे देगा, क्योंकि 1 प्लस समथिंग 1 होता है डिजिटल के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा P प्लस QR। ओके, फिर से ये एंटीना का क्वेश्चन आ गया। एंटीना का तीसरा चौथा क्वेश्चन है इफेक्टिव अपर्चर। यहाँ से यही आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे आपको पावर दे दिया है, ठीक है, पावर इंसिडेंट दे दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है। तो इफेक्टिव अपर्चर का जो भी फार्मूला होता है उसको आप देख लेंगे, उससे आप निकाल लेंगे यहाँ पे। ओके, इफेक्टिव अपर्चर मीटर स्क्वायर में। फिर नॉइजलेस चैनल की बात कर रहा है, कंसिडर नॉइजलेस चैनल विद बैंडविड्थ ऑफ, ठीक है, इतनी हर्ट्स या फिर 4 किलो हर्ट्स आपको बैंडविड्थ दी है। ट्रांसमिटिंग का सिग्नल विद 2 सिग्नल लेवल, जिसके 2 सिग्नल लेवल है, मतलब हो सकता है कि जैसे 5 और 10 ये हो सकता है, 5 और 10 2 सिग्नल लेवल। मैक्सिमम बिट रेट कितना होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ बैंडविड्थ होगा, ये याद रखेंगे। मैक्सिमम बिट रेट की अगर बात करें तो 2 टाइम्स ऑफ बैंडविड्थ, तो आपको ये 8000 और ये बिट पर सेकेंड इसका यूनिट हो जाएगा, बिट पर सेकेंड। तो 4000 हर्ट्ज चाहिए तो इसका दुगना 8000 BPS हो जाएगा मैक्सिमम बिट रेट यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन में फाइंड द करंट इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड लूप, मतलब कुछ इस तरीके से I1 और इसी तरीके से I2, ये आपको निकालना है फर्स्ट और सेकेंड लूप में। अब क्योंकि I1 और I2 है तो इस जगह हम क्या कह सकते हैं कि आपका I1 माइनस I2 फ्लो कर रहा होगा, I1 माइनस I2 फ्लो कर रहा होगा। अब ये डायरेक्शन तो सॉल्यूशन के बाद पता चलेगी किसकी पॉजिटिव नेगेटिव है, ये हमने जो लिए हैं वो सही है कि नहीं, लेकिन ये इस तरीके से हो सकता है। यहाँ पे आप नोडल लगा के सॉल्व कर सकते हो, ये A है, इसको VA मान लो, तो VA माइनस ये आपका V1 अपॉन R1 प्लस आपका VA माइनस V2 अपॉन R2 और प्लस आपका VA अपॉन R3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको सब कुछ पता है, VA आपको पता चल जाएगा। जब VA पता चल जाएगा तो फिर इस पॉइंट पर वोल्टेज पड़ता है तो आप करंट भी निकाल सकते हो, तो उससे निकाल लेंगे। मतलब नेटवर्क का सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व किया जा सकता है। या तो आप इसमें दोनों में KVL लगाओ और इनकी लूप इक्वेशंस अलग लिखो और आपको 2 अननोन है I1 और I2 और वही दोनों अननोन आपके, तो ये यहाँ पे ज़्यादा बेटर ऑप्शन नहीं है। ओके, आप यहाँ पे सीधे से KVL लगाओ और I1 और I2 दो आपके इक्वेशन बनेंगे और 2 अननोन है, दोनों सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे सीधे से आपका पूछा है कि ये क्या है, ये क्या है, तो ये आपने इन्वर्टिंग, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये नॉन इन्वर्टिंग है। इन्वर्टिंग टर्मिनल में फीडबैक दिया है, ठीक है, फीडबैक है और विदाउट एनी रजिस्टर, कोई भी रजिस्टर नहीं है। तो ये वोल्टेज फॉलोअर है, जो आप यहाँ दे रहे हो वही आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये वोल्टेज फॉलोअर हो गया। वोल्टेज फॉलोअर इसको कहते हैं जब आपको V आउट इक्वल टू V इन मिल जाए। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं एडिशन ऑफ 2 बिट इज परफॉर्म यूजिंग विच एडर। अगर आपको केवल 2 बिट को ऐड करना है, मतलब 1 और 1, तो आप किसकी मदद से हाफ एडर से कर सकते हो। अगर आपको 3 बिट को करना पड़ जाए कभी, जैसे 1 1 और इसमें अगर 1 आपका क्या आ जाए, कैरी आ जाए, तो इसका क्या होगा आपको, तो वो 1 और फिर 1 आगे कैरी हो जाएगा। तो ये आपको करने के लिए फुल एडर की जरूरत पड़ जाएगी। फिर बात कर रहा है 8 बिट सीसो मोड नीड्स, ठीक है, सीसो मोड के लिए 8 बिट की बात कर रहा है, कितना आपको डैश क्लॉक पल्सेस टू लोड एन 8 बिट नंबर इनटू अ रजिस्टर। अब आपको 8 बिट का तो वो सीसो है ही अपने आप में, तो 8 बिट तक की चीज़ों पे वो काम कर सकता है, बट आपको अब लोड करना है 8 बिट का नंबर, उसके लिए क्लॉक कितनी लगेंगी, तो एक बार में एक ही वो लोड करता है, ठीक है, तो एक बार में 8 करता है, तो 8 बिट को लोड करने के लिए आपको 8 क्लॉक चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट आता है कि फॉर एन 8 बिट डिजिटल टू आपका डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ठीक है, डैक, रेफरेंस वोल्टेज 10 वोल्ट, तो आपका फुल स्केल आउटपुट कितना होगा। तो यहाँ पे ये लॉजिक भी हम लगा सकते हैं, एक तो सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा ये लगा सकते हैं कि अगर आपका रेफरेंस वोल्टेज 10 वोल्ट है तो आपका कभी भी फुल स्केल आउटपुट एक्चुअल उसके बराबर नहीं आ सकता है, ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है।
ओके, डिस्टेंस से आप डायरेक्ट उस पर्टिकुलर एनालॉग वैल्यू में नहीं, पर उसके आसपास ही रहेगा जो भी आंसर होगा। तो ये 9.96 आपके 10 वोल्ट के काफ़ी करीब है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फुल स्केल आउटपुट हो जाएगा। फुल स्केल पूछ रहा है मतलब मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता है, तो मेजर का मतलब है कि कितना कन्वर्ट करके बता सकता है। तो आप इनपुट में तो क्या दोगे, डिजिटल वैल्यूज दोगे, जैसे 0011, ठीक है, 1101 ऐसे कर करके उसको फिर वो एनालॉग में चेंज करेगा। ये होता है हमारा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो एनालॉग कितना मैक्सिमम इतना तक कन्वर्ट कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे स्किन डेप्थ पूछ रहा है, ठीक है, फॉर अटेन्यूएशन कांस्टेंट आपको ये दे दिया है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, स्किन डेप्थ का ही न्यूमेरिकल हो गया। उसके बाद एक्सेस 3 कोड फॉर डेसिमल नंबर 15 पूछ रहा है। एक्सेस 3 कोड का मतलब सीधे से है, पहले आप 15 का कोड लिख दो, ओके। और कोड आप BCD को लिख के भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे 4 और 4 अलग अलग लिखा है, जैसे कि आप अलग अलग लिखो, 1 का लिख दोगे 0001 और फिर 5 का लिख दोगे 0101, ये आपका 5 का हो गया, ठीक है, ये 1 और ये 4। तो इसमें आप क्या कर दो, 3 को ऐड कर दो, मतलब 11, तो इसको ऐड कर दो 000000 और इसको ऐड कर दो, तो ये क्या दे देगा, 11 दे देगा, 0 इधर 1 आ जाएगा कैरी, तो फिर से 110 दे देगा, इधर फिर से कैरी आ जाएगा, तो फिर ये 0 दे देगा और कैरी इधर चला जाएगा। तो ये कुछ देखो इस तरीके का हो जाएगा। ओके, तो ये तो ठीक आ रहा है, बट यहाँ तो 1 है, बट यहाँ पे चेंज आ रहा है थोड़ा सा। मतलब BCD का सीधा सा मतलब है, एक्सेस 3 का मतलब है सीधा सा कि आपको आखिरी में 003 मतलब 0011 आपको ऐड करना है। ये किसके लिए लिखा जाता है, ये 3 के लिए लिखा जाता है, वो 3 आपको ऐड करना है लास्ट में। उसके बाद यहाँ पे फिर 4 डैक की बात हो रही है, ओके। आउटपुट वोल्टेज रेंज फॉर 4-बिट डैक विद मिनिमम वोल्टेज, आपका आउटपुट वोल्टेज 3.5 और मैक्सिमम इतना है, ठीक है, मिनिमम इतना है और मैक्सिमम इतना है। तो ये आपको कितना दे देगा, 6 वोल्ट दे देगा, ओके। सीधे से आउटपुट वोल्टेज रेंज की अगर बात करेंगे तो रेंज कितनी है, ये पूरी इन दोनों के बीच में क्या है, रेंज ही तो है। रेंज किसको कहते हैं, मिनिमम से मैक्सिमम तक, ये रेंज आ गई 6 वोल्ट हो गई। फिर डिकेड काउंटर किसको स्किप्स करता है, ओके। डिकेड काउंटर की बात अगर कर रहे हैं तो मतलब ये 4 बिट की बात हो रही है। 4 बिट के तो आपके 16 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, 0000 से लेके आपका 1111 तक, ये ठीक है, ये 0 है, ये 15 है। लेकिन डिकेड काउंटर है, उसका नाम डिकेड है, तो वो केवल 10 को ही काउंट करेगा, तो स्किप करेगा आपको 1010 से 1111 में स्किप करेगा सीधे से, स्किप्स 1010 टू 1111। फिर यहाँ पे बात आई है कि इन अ सर्टेन जीनर डायोड हैज अ जीनर वोल्टेज ऑफ 3.6 वोल्ट एंड रिवर्स वोल्टेज ऑफ आपका 5 वोल्ट अप्लाइड अक्रॉस जीनर ऑपरेट्स इन द। तो जीनर ब्रेकडाउन के लिए हमें यही चाहिए कि रिवर्स वोल्टेज आपका जीनर वोल्टेज से ज़्यादा हो, ओके। 5 वोल्ट ज़्यादा है तो आपका यहाँ पे जीनर ब्रेकडाउन हो जाएगा। जीनर डायोड में अवलेज ब्रेकडाउन तो होगा नहीं, फॉरवर्ड कंडक्शन भी नहीं होगा इस वाले वोल्टेज पे, और आपका रेगुलेटेड ब्रेकडाउन भी नहीं होगा, ओके। ये इस केस में यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अगर ज़्यादा होता है, जैसे ये ज़्यादा है, जो ये बायस वोल्टेज है, जैसे कि ये जीनर डायोड है, ओके, ये बैटरी है और इसमें रेजिस्टेंस कुछ यहाँ पे लगा है, तो ये जैसे 5 वोल्ट ये ज़्यादा है, तो फिर ये रिवर्स ब्रेकडाउन में जाएगा आपका, ओके। जीनर ब्रेकडाउन, जिसको जीनर ब्रेकडाउन बोलते हैं, जो रिवर्स ब्रेकडाउन होता है। हाइब्रिड पाई मॉडल की बात कर रहा है, तो शॉर्ट सा क्वेश्चन है कि हाइब्रिड पाई मॉडल आपका किसके एनालिसिस के लिए यूज़ होता है, एनालिसिस ऑफ BJT एट हाई फ्रिक्वेंसी पे यूज़ होता है, ठीक है। मेल एनालिसिस ऑफ BJT के लिए तो यूज ही होता है, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हाइब्रिड पाई मॉडल आपका हाई फ्रिक्वेंसी पे यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि द कॉमन बेस एम्पलीफायर, ठीक है, CB कॉमन बेस एम्पलीफायर सर्किट आउटपुट सिग्नल हैज डैश डिग्रीज फेज शिफ्ट विद द इनपुट। तो ये आपका 0 डिग्री फेज शिफ्ट देता है, जबकि आपका कॉमन एमीटर आपका 180 डिग्री फेज शिफ्ट देता है पूरा, ओके। तो ये अंतर है कॉमन बेस एम्पलीफायर में और आपका कॉमन एमीटर में, ये 0 डिग्री फेज शिफ्ट देता है। वोल्टेज एम्पलीफायर यूजेज आपका वोल्टेज सीरीज फीडबैक टोपोलॉजी, ओके। वोल्टेज एम्पलीफायर आपका वोल्टेज सीरीज फीडबैक यूज करता है, बस सिंपल सा जो है वोल्टेज और सीरीज फीडबैक। फिर फॉर अ वोल्ट मीटर इफ मीटर मूवमेंट इज फ्रॉम 0 से 12 मिली एम्पेयर, तो उसकी सेंसिटिविटी क्या होगी, तो ये भी आपका किसका मेजरमेंट का क्वेश्चन हो गया, मेजरमेंट का हो गया न्यूमेरिकल, इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि ये भी आपका किसका हो गया, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, म्यून पूछ रहा है, ये आपका EDC का क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे आपको 12 जर्मेनियम दिया है, इतना लेंथ दी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है आपको, और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दी है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
बोल सकते हैं वी एन। तो यहाँ पे हम पहले तो ई निकाल लेंगे। ई क्या हो गया आपका, वी इजकल टू ई एल होता है, तो ये आपका वी बाई एल हो जाएगा। तो ये 12/5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर को आप चेंज करेंगे मीटर में। इसको सॉल्व करके पहले तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे, फिर फॉर्मूला लगा देंगे जिसमें आप वी डी को भी यूज़ कर सकते हैं और आपका म्यू एन भी यूज़ होता है। ओके ओके, तो यहाँ से जैसे तो हमने ई निकाल लिया, पहले चेंज कर लेते हैं। यहाँ से हमने ई निकाल ली और आपका v इजकल टू म्यू ई होता है। अब यहाँ से आपका फार्मूला लगेगा, मतलब यहाँ पे देखो दो फार्मूले लगे, एक तो आपका e इजकल टू वी बाई एल लगा पहला। आपने यहाँ से क्योंकि आपको v और l गिवन था, e आपको निकालना था, e निकाला, फिर आपने दूसरा फार्मूला लगाया v इजकल टू म्यू ई। अब म्यू निकालना है तो म्यू क्या हो जाएगा आपका v, ये वी डी अपॉन ई। तो ये आपको गिवन है वी डी 75 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी उसको लगाएंगे और सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ओके, ईडीसी का क्वेश्चन था बट फिर भी इजी, दोनों फार्मूले बहुत इजी फार्मूले लग रहे थे, बहुत कॉमन फार्मूले थे। फिर आता है डायोड कंपनसेशन ऑफ वीबी सर्किट। ओके, इंश्योर्स दैट कि आईसी बिकम्स इनसेंसिटिव टू वेरिएशन ऑफ वीबी। तो ये आपका काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गया, ठीक है, इन डेप्थ थ्योरी का क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे बात कर रहा है कि डायोड कंपनसेशन जो हम करते हैं वीबीई सर्किट में, तो ये इंश्योर करने के लिए करते हैं कि जो हमारा आईसी है वो इनसेंसिटिव बन जाए अगर वीबी चेंज हो भी, ठीक है, वीबीई आपका ऊपर नीचे जाए बट आपका आईसी क्या है उस समय कांस्टेंट रहे, आईसी में कोई चेंज ना हो, अगर वीबीई चेंज हो भी तो भी। तो ये आपका डायोड कंपनसेशन ये करता है। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन आ गया, गिवन फिगर शोज द फोरियर स्पेक्ट्रम ऑफ सिग्नल एक्स टी, व्हाट इज द नाइक्विस्ट सैम्पलिंग रेट फॉर एक्स स्क्वायर टी। तो ये आपका फोरियर सैम्पलिंग किसका देता है, एक्स टी का, और आपसे पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर टी का अगर हमें बताना हो तो क्या होगा। ओके, तो नाइक्विस्ट सैम्पलिंग रेट बताना हो किसका, एक्स स्क्वायर टी का। तो पहले तो यहाँ से इसका नाइक्विस्ट सैम्पलिंग रेट निकालेंगे, 200 किलोहर्ट्ज़ आपको देगा, फिर उसका दूसरा निकालेंगे, जैसे कि ये आपको 2 पाई को तो छोड़ दो, ये आपको दे रहा है 10 की पावर 5, तो ये कितना दे रहा है आपको 100 किलोहर्ट्ज़ दे रहा है। अब 100 दे रहा है तो एक साइड में, मतलब ये जो लेंथ है ये 100 है, ये एक तरफ की। अभी मैं इसका क्या करूँ, मैं इसका डबल करता हूँ, मैं यहाँ से यहाँ तक का पूरा लेता हूँ, वो आपको 200 किलोहर्ट्ज़ दे देगा। और जब आप निकालेंगे एक्स स्क्वायर टी के लिए तो फिर वो इसका भी आपको दुगना हो जाएगा, तो 400 किलोहर्ट्ज़ पे चला जाएगा। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। ओके, 400 किलोहर्ट्ज़ पे चला गया, तो ईजी था, ग्राफ को देख के बताना था। कुछ क्वेश्चंस में एक चीज़ ये समझिए कि क्वेश्चंस में कुछ और जब नहीं दिया है तो आप कहाँ से सॉल्व करोगे, आप इसी के अंदर जो वैल्यूज है उसी में से आगे पीछे करके सॉल्व करोगे। फिर आता है कि फॉर ट्रिगर वोल्टेज लेस देन 1/3 VCC द आउटपुट ऑफ IC 555। तो ये अच्छा पॉइंट है, अगर आपका ट्रिगर वोल्टेज जो है वो आपका लेस है 1/3 VCC से भी, तो आपका इसका आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, हाई होगा। 555 टाइमर का, 555 IC टाइमर का, तो ये उसका एक मतलब थ्योरेटिकल पॉइंट है 555 IC टाइमर के बारे में। फिर आता है कि चलो फॉलोइंग मॉड्यूलेशन स्कीम गिव्स द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज और बाकी एग्जाम्स का रिपीटेड क्वेश्चन है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर आपका कौन देगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ASK जो होता है एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, ये आपका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर देता है बाकी सबसे, वो सबसे सिंपलेस्ट है। बाकी फेज शिफ्ट कीइंग है, बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग है, ये सब है, तो इसमें ASK आपका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर देगा। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल आ गया, वोल्टेज गेन दिया है आपको, इनपुट वोल्टेज दिया है, तो आउटपुट वोल्टेज पूछा है। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा कि 65 मिली वोल्ट में आपका 100 गेन मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, वी आउटपुट क्या है, गेन को, इसमें कुछ भी नहीं, गेन को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या दे देगा, ये आपका 65 और ये 10 की पावर -3, मतलब ये कुछ इस तरीके से हो गया, मैंने गलत लिख दिया, आप ऐसे लिखो 100 तो करो और -3 जो है वो आपको नीचे कर दो, तो जब इसको देखो सॉल्व करोगे तो 6.5 बन जाएगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। वोल्टेज गेन फीडबैक विद AVF, तो वोल्टेज गेन फीडबैक की शायद क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका है, तो वो आपका सीधे से V आउटपुट अपॉन V सोर्स या फिर V इनपुट, तो उसी के इक्वल हो जाएगा डायरेक्ट, और कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद ये माइक्रोप्रोसेसर का क्वेश्चन आया कि प्रोग्राम काउंटर कंटेन एंड स्टैक पॉइंटर कंटेन। PC मतलब प्रोग्राम काउंटर और SP मतलब स्टैक पॉइंटर। तो ये आपको पूरा दिया है, इसमें किसको क्या होगा, तो ये तो थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है और मैं प्रोग्रामिंग वाला प्रेफर भी नहीं करता। प्रोग्रामिंग माइक्रोप्रोसेसर में ऐसा है कि उसमें कमांड लेने के लिए आपको चाहिए बहुत टाइम, और कमांड ले भी लिया तो क्वेश्चंस कितने आने, 1 या 2 मैक्सिमम। मतलब मैं केवल प्रोग्रामिंग बोल रहा हूँ, माइक्रोप्रोसेसर पढ़ो, उनके बारे में पढ़ो, नंबर ऑफ रजिस्टर्स और बहुत सारी चीज़ें, मेमोरी सब कुछ पढ़ो, वो ज़रूरी है पढ़ना। जैसे प्रोग्राम काउंटर है, स्टैक पॉइंटर है, बट प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चंस जो स्पेसिफिक हैं
माइक्रो प्रोसेसर के, तो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम, और वो बनेंगे नहीं क्योंकि उसमें कमांड चाहिए। फिर आता है आउटपुट ऑफ 555 IC इज डैश व्हेन द रीसेट पिन इज कनेक्टेड टू लो वोल्टेज। अगर रीसेट पिन को आप लो वोल्टेज से कनेक्टेड कर दोगे तो आपका यहाँ पे आउटपुट 0 हो जाएगा। ओके, तो ये भी एक थ्योरेटिकल पॉइंट है 555 IC। देखो 555 IC के बारे में इन्होंने अब तक शायद तीसरा या चौथा क्वेश्चन पूछा है। फिर आगे 75 पे आते हैं। यहाँ पे ये आपको पोल और 0 दिए हैं, ये आपको 0 दिया है और ये आपका एक पोल है और ये आपका यहाँ पे 2 पोल हैं आपका -2 -j -2 +j, तो -2 -j और -2 +j ये आपका, ठीक है, ये आपका पोल है। -1 भी आपका पोल है और आपका -3 0 है। तो यहाँ पे क्या देखो ऑप्शन बताना था कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा इस फिगर का, और डीसी गेन भी दिया है आपका 20 के इक्वल, गेन 20 है। अब ये -3 आपका क्या बना देगा s+3, ये आपको 0 हो जाएगा पहला, क्योंकि ये -3 है तो ये s+3 हो जाएगा, और ये जो नीचे -1 पोल है तो ये आपका s+1 बन जाएगा। तो सबसे पहले तो आप इन्हीं को चेक कर लो कि ऊपर s+3 होना चाहिए, नीचे s+1 होना चाहिए। तो देखो ये गलत हो गया और आपका नीचे s+1 होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। अब या तो आपका ये हो सकता है, ओके, और या तो आपका ये हो सकता है, 2 हो सकते हैं आपके। फिर आप इसको फर्दर देख लो, और आपके इससे एक ये जो s² + 4s + 5 ये तो नीचे भी है और ऊपर भी यही है। अब यहाँ पे बात आ रही है गेन की, तो जो उन्होंने गेन दिया है पर उसमें कुछ चेंजेस करके यहाँ पे आपका 33.33 आंसर आ रहा है। देखो ये क्वेश्चन किसी भी मतलब लॉजिक का सॉल्व करने का नहीं है, लॉजिक का क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं कि सॉल्व करते हुए बहुत ज़्यादा सॉल्व करना है। चारों ऑप्शन में सिमिलर आपके ऑप्शंस हैं, आपको एलिमिनेट करना है। आपने पहले ये दोनों एलिमिनेट किए, अब आपके पास सब कुछ सेम है, केवल इसमें माइनस है ये और इसमें प्लस है। तो इसमें से आपको चेक करना है कि यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होने का कोई भी रीज़न नहीं है, कुछ भी रीज़न नहीं है बिल्कुल। तो इस वजह से आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। उसके बाद आता है रेजिस्टेंस RBB इन द हाइब्रिड पाई मॉडल, ठीक है। हाइब्रिड पाई मॉडल के ऊपर ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन इज नोन एज द, तो इसको आप बेस स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन था काफ़ी, मतलब ये थोड़ा अलग था, ऐसा नहीं कि थोड़ा कुछ बहुत अननॉर्मल है, नॉर्मल सा है कि जो रेजिस्टेंस होता है RBB उसको आप बेस स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस कहते हैं, ओके, इसका एक नाम है। उसके बाद यहाँ पे आता है कि व्हाट इज़ अ थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो RTH आपको बताना है। यहाँ पे RTH बताने के लिए आपको ऐसा यहाँ पे कुछ भी खास नहीं करना है, आपको जो जितने वोल्टेज सोर्स है उनको शॉर्ट सर्किट कर देना, जितने करंट सोर्स है उनको ओपन सर्किट कर देना, और जितने डिपेंडेंट सोर्स है उनको एज इट इज़ रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप नॉर्टन या फिर थेवेनिन लगाते हैं, ओके। डिपेंडेंट सोर्सेज को आपको, ये डिपेंडेंट है, इनको आपको एज इट इज़ रखना है, इनको एज इट इज़ रखा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो कर दिया। उसके बाद इसके थ्रू आपको निकालना है, तो इसके थ्रू आप मतलब ए और बी के बीच में, तो इसको तो आप ओपन कर दो, ए और बी के बीच में निकालना है। तो जब आप ये कर दोगे, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ये 3 और 6 पैरेलल, तो 3 × 6 और 3 + 6, तो ये आपको कितना दे देगा 18/9, ये आपको 2 ओम दे देगा। देखो 2 ओम आंसर आ गया, ओके। तो ये ईजी है। उसके बाद आता है कि डिक्रीजिंग द गेन इन द ओपैम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट कुड बी अचीव्ड बाय। नॉन इन्वर्टिंग का मतलब है कि जैसे ये प्लस है माइनस है, आपने इनपुट जो है आपने Vin इस पे दिया है, ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग साइड पे आपने V इनपुट दिया है, कुछ इस तरीके से मान लो। तो इसमें अगर गेन को हम कम करेंगे, गेन को कम करेंगे तो हमारा, अच्छा वो पूछ रहा है कि डिक्रीजिंग द गेन कैसे होगा, कैसे अचीव करेंगे। तो इनपुट रजिस्टर की वैल्यू अगर इसको हम बढ़ा देते हैं, अगर इसकी वैल्यू को हम बढ़ाते जाएंगे तो हमारा गेन कम हो जाएगा, ओके। तो ये हमारा इनपुट रजिस्टर की वैल्यू को बढ़ाने से आपका ये जो गेन, ये वाला जो है, तो आपका गेन कम हो जाएगा। तो डिक्रीजिंग द गेन इन द ओपन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट कुड बी अचीव बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ इनपुट रजिस्टर। उसके नेक्स्ट आता है 8085 की ट्रैप इंटरप्ट ISR इज एट विच मेमोरी एड्रेस। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि जो ट्रैप इंटरप्ट की बात हो रही है, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का इंटरप्ट होता है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है कि ट्रैप हाईएस्ट प्रायोरिटी का इंटरप्ट है, किस लोकेशन पे होता है, 24H पे ये सेव्ड होता है, ओके। इसका इंटरप्ट सर्विस रूटीन ISR क्या है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ये आपका इस लोकेशन पे होता है 24H। फिर बात करें इन अ सिंगल स्टेज एम्पलीफायर HOE = HRE = 0, आउटपुट इम्पीडेंस इज डैश इफ Z आउटपुट ZO इज 2 किलो ओम पैरेलल 2 किलो ओम।
तो देखो यहाँ पे आउटपुट रेजिस्टेंस इम्पीडेंस पूछ रहा है और वो खुद ही कह रहा है कि आपका ZO इन दोनों के पैरेलल के इक्वल है, तो इनका पैरेलल करो 2 पैरेलल 2 आपको दे देगा 1, तो 1 किलो ओम आ गया, तो इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना था। उसके बाद ये आपका मक्स तो नहीं है, ये PL वाला क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग वाला। तो ABCD हमें यहाँ पे बताना है आउटपुट फॉर द गिवन सर्किट विच आउटपुट गिव्स लॉजिक फंक्शन ABCD, तो कौन सा आउटपुट आपका ABCD देगा। मतलब यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन को कर दिया है, आउटपुट भी नहीं पूछा है और आउटपुट ही पूछा है कि यहाँ पे 3 अलग अलग हैं, तो इसमें से किस में आपको केवल ABCD मिलेगा। तो ये तो बहुत आसान है कहना, जैसे आप सबसे पहले इसी से चेक करना शुरू करो क्योंकि सबसे सिंपल यही है Z। इसमें इस वाले एंड का आ रहा है और इस एंड में देखो ये D और ये आपका C और ये आपका B और ये आपका A, तो ABCD तो आपको केवल Z से ही मिल रहा है और बाकी आप बाकी भी चेक कर सकते हो। तो ऑप्शन क्योंकि एक ही सही होगा और Z सही है तो फिर बाकी गलत ही होंगे। फिर बात आया जाता है कि कौन सा डिजिटल स्कीम नहीं है, तो हमारा जो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है ये डिजिटल मॉड्यूलेशन की एक टेक्निक है, पर ये डिजिटल स्कीम नहीं है। जैसे पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, पल्स विद मॉड्यूलेशन, ये सारी की सारी एनालॉग टाइप की टेक्निक है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, मतलब जब हम डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ते हैं तो इनको पढ़ते हैं, ये सारी एनालॉग टाइप की है। ओके, ये आपका डेटा मॉड्यूलेशन, DPCM, APDCM, ये सारी आपकी डिजिटल स्कीम है। उसके बाद यहाँ पे पूछते हैं वाइट द वैल्यू ऑफ करंट I2 फॉर द नेटवर्क शोन इन द गिवन फिगर। I2 की वैल्यू हमें बतानी है, ये आपको करंट दे रखी है। ओके, ये इसमें कितनी करंट जाएगी, तो इसमें करंट जाने के लिए आपको इधर से और इधर से पता होनी चाहिए। अब इधर से तो आपको पता है कि 9 एम्पेयर करंट है। ओके, यहाँ पे आप सबसे बेटर क्या होगा, अगर आप KVL भी लगाएंगे तो ये जो I2 है, ये I2 इक्वल टू ये समथिंग आपके, मतलब अगर इसको I1 मानो तो ये I1 और इसमें 9 एम्पेयर भी जा रही है तो उसकी इक्वल हो जाएगा। तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत पड़ेगी, यहाँ पे आप नोडल लगा दो। ओके, इसको आप क्या मान लो, यहाँ पे आप VA मान लो, तो ये क्या हो जाएगा VA माइनस 36 अपॉन आपका 12 प्लस आपका VA माइनस 6 और आपका VA अपॉन 6 हो जाएगा, है ना, और इक्वल टू आपका ये 9 एम्पेयर। अब यहाँ से सॉल्व करो, VA को निकाल लो, फिर VA/6 किसके इक्वल है आपका, VA/6 ही आपका I2 के इक्वल है, तो आप I2 को निकाल सकते हो उससे। ओके, ये नोडल लगाया है इस तरीके से। उसके बाद आता है एडिशन ऑफ 3 बिट इज परफॉर्म यूजिंग विच एडर। ठीक है, ये पहले ही बात हो चुकी थी, 3 बिट का एडिशन करना है तो फुल एडर। तो 2 क्वेश्चन देखो फुल एडर हाफ एडर के बेसिस पे बिल्कुल इजी उस पर आ गए। फिर ये ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर क्वेश्चन है, इसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस 200 ओम दिया है, टर्मिनेट विद द लोड इम्पिडेंस ऑफ 400 प्लस J 200 ओम से उसको टर्मिनेट किया है। तो नॉर्मल लोड इम्पिडेंस हमको बताना था, तो इसको आप नॉर्मल लोड इम्पिडेंस के लिए इसको आप 200 से दोनों रियल और इमेजिनरी पार्ट को वो डिवाइड कर दो, तो ये आपको क्या दे देगा 2 + J दे देगा केवल। तो डायरेक्ट यहीं से आ रहा है, डायरेक्ट आंसर्स हैं। यहाँ पे बात कर रहा है कि अगर R1 और R2 एक दूसरे के इक्वल हो गए और आप यहाँ पे चेक करो आपका इनपुट दिया कहाँ है, आपका इनपुट नेगेटिव साइड पे दिया है, तो आपका जो V आउटपुट होगा वो आपका माइनस टाइम्स AF मतलब जो गेन है और आपका R2 अपन R1 के इक्वल होता है। अब ये दोनों इक्वल हो गए तो यहाँ से आपका ये जो AF ये किसके इक्वल बचा, ये -1 के इक्वल बचा, ये जो पूरा है ये -1 हो जाएगा। सॉरी, ये यहाँ पे कहने का मतलब है कि V इन माइनस VI होता है, ये चीज़ आपका VF होती है, सॉरी AF होती है जो गेन होता है, माइनस R2 अपॉन R1 आपका गेन होता है। ओके, अब ये तो 1 हो गया और VI तो अपनी जगह कुछ भी रहेगा ही, तो यहाँ पे माइनस और 1 यह आपका आंसर दे देगा गेन का, वोल्टेज गेन आपका -1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बात हो रही है कि 15 kbps बाइनरी डेटा इन्फॉर्मेशन सिग्नल इज ट्रांसमिटेड यूजिंग ASK मॉड्यूलेशन। बॉड रेट पूछा है और बैंडविड्थ पूछी है, तो बॉड रेट आपका इसी के इक्वल होगा और बैंडविड्थ भी आपका 15 ये किलो सिम्बल्स पर सेकंड हो जाएगा और ये आपका 15 किलो हर्ट्स हो जाएगा। ये आपका किलो बाइट्स पर सेकंड है, ये आपका सिम्बल्स पर सेकंड हो जाएगा, बट सेम ही रहेगा। ओके, बट ये किलो हर्ट्स रहेगा, जैसे ये हर्ट्स वाले दोनों गलत हो गए और आपका क्या गलत हो गया, अब आपका बचा कौन सा, ये और ये, इसमें 15 सिम्बल्स पर सेकंड है बट वो किलो सिम्बल्स रहेगा, तो इसलिए आपका ऑप्शन 4 गलत है। सिग्नल पावर 10 dBm दे रहा है, नॉइज पावर -1 दे रहा है और आपको SNR पूछा है।
तो यहाँ पे देखो बहुत आसान है, ये dBm ये भी है, ये 10 है, ये -1 है। अब बताओ, अब इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करके आप कहाँ तक पहुँच सकते हो? ओके, आप 9 तक पहुँच सकते हो, पर यहाँ पे 9 की यूनिट नहीं दी है। आप -10 तो बिल्कुल नहीं जा सकते और -11 भी नहीं, क्योंकि ये 10 तो पॉजिटिव है। आप इसको माइनस माइनस कर दो तो ये प्लस बन जाएगा, तो ये आपका 11 dB बन जाएगा। ओके, बाकी फार्मूला SNR का जो भी होता है लगा देंगे, तो ये आपका 11 dB बन जाएगा। और देखो एक लॉजिक और है, जो हमने ऊपर भी देखा था एक क्वेश्चन में, जब आपने dB में वैल्यू ली थी दोनों, जो कि नॉर्मली आपका डिवाइड होती हैं, बट क्योंकि इसमें लॉग लगा होता है, वैल्यू लॉग में होती हैं, तो ये डिवीजन आपका कैसा बन जाएगा कि लॉग ऑफ पहला वाला जो वैल्यू है माइनस दूसरा वाला, मतलब लॉग में अगर डिवीजन होता है तो फिर आपका नॉर्मल वैल्यूज में वो कैसा हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, लॉग का मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल में एडिशन हो जाता है, ये सबको पता होनी चाहिए लॉग की प्रॉपर्टी। तो क्योंकि ये वैल्यूज़ कैसी होंगी, आपका 10 ये कुछ इस तरीके से होंगी -1, और ये लॉग वाली वैल्यू है क्योंकि dBm में वैल्यू है, dBm में वैल्यू है, तो फिर ये आपका कैसा हो जाएगा, ये डिवीजन आपका सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 10 माइनस और -1 पहले से था, इसलिए ये और 11 dB वैल्यू दे रहा है। उसके बाद वोल्टेज सीरीज फीडबैक टोपोलॉजी की बात करिए, बीटा दिया है, ए दिया है, RI दिया है, RIF, तो इसमें आपका फॉर्मूला लगा देंगे तो ये निकल जाएगा। फिर बात करिए 1 वोल्टेज गेन AV इज ग्रेटर देन 1 द वोल्टेज गेन इन DV। ओके, तो इसको क्या कह सकते हैं, एक नॉर्मल सा पॉइंट है, वो आपसे पूछ रहा है कि वोल्टेज गेन अगर हमारा 1 से बड़ा है, मतलब 1 पॉइंट समथिंग है, तो अगर आपको जैसे वोल्ट 1 से बड़ा है, मान लो 2 मान लो, मतलब डेसिमल में मत मानो, 2 मान लो। ओके, 2 मान लो, तो dB में वोल्टेज गेन आपका क्या होगा, उसकी वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी, ये याद रखेंगे, क्योंकि dB में आपकी ये वोल्टेज गेन है, तो इसकी dB में वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी अगर ये 1 से बड़ा है तो। उसके बाद ये दिया था इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप फॉर ऑफ अ फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स फिल्टर इज अ, ठीक है, इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप मतलब आपका कैसा हो जाएगा, YM/XM के इक्वल, तो ये HM बनेगा और इसी HM से आप HF बनाओगे। ओके, तो इसी को इस्तेमाल करके आपको बनाना है, और इन सबसे HM XM भी आपको इधर से उधर करना है। तो यहाँ पे लगभग देखो ऑप्शन में सारी चीज़ें तो सेम है, मतलब ये 7, ये 2 cos 4πf, ये 5.25, ये सब सेम है। आपको साइंस यहाँ पे चेक करने हैं, साइन के हिसाब से आपको चेक करके बताना है कि कौन सा ठीक होगा। उसके बाद व्हाट इज द लिमिट एज t टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ xt, तो यहाँ पे लिमिट क्या होगा जब आपका t टेंस टू इन्फिनिटी xt में अटेन करेगा, इफ द लिमिट एग्जिस्ट। उन्होंने ये भी कह दिया है कि लिमिट आपका एग्जिस्ट करती है। ओके, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन ईजी है। आपका t इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है तो आपका s कहाँ टेंड करेगा, 0 पे टेंड करेगा, ये इंपॉर्टेंट यहाँ तक समझना, ठीक है। t इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है तो क्योंकि ये तो s में है, x ऑफ s में, आप x ऑफ t में थोड़ी होता है, इन्वर्ट करके आप लाओगे इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म से, तो आपका s 0 पे टेंड करेगा। इसमें आप लगा दो s को 0 को टेंड करना है अगर, और आप इसमें ऊपर s से भी मल्टीप्लाई करोगे, क्यों, क्योंकि ये मतलब आपका जो IVT होता है, इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम में कुछ उस तरीके का हो गया। तो आप ऐसे करोगे तो ये तो s कट जाएगा। अब क्या है कि ये s आपका 0 कर देगा, ये 0 कर देगा, ये आपका बचा क्या 10/8 जो कि 5/4 बना देगा। उसके बाद बात करता है 14 पिन TTL इंडिकेटेड सर्किट विद 4,2 इनपुट्स, ठीक है, 4,2 इनपुट्स है और 14 पिन है, पूरी 14 पिन है, 4,2 इनपुट्स डैश गेट्स इनसाइड, ठीक है। इसके IC के अंदर 4 गेट होते हैं, 4,2 इनपुट्स नहीं है, 2 इनपुट के 4 गेट होते हैं, 2 इनपुट के 4 गेट होते हैं। तो वो गेट कौन से होते हैं हमें ये बताना था। तो ये 14 पिन, ये क्या TTL क्या है, ट्रांजिस्टर लॉजिक इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर, जो कि IC का नंबर दिया 7486, इसके अंदर एक्सॉर गेट होंगे आपके, ठीक है, एक्सॉर 4 एक्सॉर गेट होंगे 2 इनपुट के, ये याद रखेंगे। फिर आता है एन एम्पलीफायर हैविंग SNR ऑफ 16 dB एंड इनपुट SNR ऑफ 24.1 dB द नॉइज़ फिगर। तो ये आपको नॉइज़ फिगर कैसे निकलेगा, नॉइज़ फिगर आपको वही होता है कि आपका इसका रेशियो तरीके से, बट क्योंकि ये दोनों dB में आपको माइनस करना पड़ेगा, तो 21.4 से आप 16 को माइनस कर दो, ये आपका क्या वैल्यू देगा, ये आपका 5.4 dB वैल्यू देगा। ओके, हमेशा ये याद रखो कि dB में कभी भी जो आपका रेशियो में, फॉर्मूला रेशियो में होता है, बट वो dB में दिया है तो आप उसको माइनस कर दो, क्योंकि आपका लॉग में डिवीजन आपका नॉर्मली सब्सट्रैक्शन बन जाता है और लॉग में मल्टीप्लिकेशन आपका नॉर्मली एडिशन बन जाता है। फिर आपका RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर की बात आ गई, तो यहाँ पे ये 1/2 पाई RC आपको लगाना है बस, इसकी फ्रिक्वेंसी, ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया था।
तो डायरेक्ट फिर आप ये लगा के इसको निकाल सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं फॉरेन एंड चैनल इन्हेंसमेंट मॉसफेट आईडी इंक्रीजेज, कब इंक्रीज होगी, जब आपका VGS VT से बड़ा होगा। तो ये भी आपका मॉसफेट का बढ़िया सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया। ओके, आईडी कब आपकी बढ़ेगी, जब आपका VGS VT से बड़ा होगा। फिर आता है कि फॉर एन एम्पलीफायर विच पैरामीटर इज कैलकुलेटेड विद VS इक्वल टू 0, अगर आप VS को 0 कर दोगे मतलब सोर्स साइड से वोल्टेज को 0 कर दोगे तो आप ऑब्वियस सी बात है सोर्स साइड में तो कुछ निकालोगे नहीं, आप आउटपुट साइड में कुछ निकालोगे, तो आप R0 मतलब R आउटपुट इम्पिडेंस को भी निकाल सकते हो अगर आप VS को 0 कर दोगे तो। और यहाँ पे एक चीज़ और समझ में आ रही है, AV वोल्टेज गेन के लिए भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो केवल आप R आउटपुट ही निकाल सकते हो। उसके बाद इफ द बिट्स पर सैंपल इन PCM इंक्रीज फ्रॉम n से n+2 आपका SNR बढ़ा दिया। ओके, तो SNR विल बी इंक्रीज भाई, तो SNR हमारा कितना बढ़ जाएगा हमें ये बताना है। तो SNR हमारा इस केस में अगर n को n+2 से बढ़ा दिया तो SNR आपका 2 की पावर 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, मतलब 16 टाइम बढ़ जाएगा, इंक्रीज बाई अ फैक्टर ऑफ 16 अगर n को n+2 से बढ़ा दिया PCM के अंदर। द सेमीकंडक्टर मटेरियल नॉट यूज्ड इन LED में कौन सा, तो ये क्योंकि ये इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर आपका होता है। ओके, SI सिलिकॉन, इस वजह से इसको यूज़ नहीं कर सकते। सिलिकॉन कार्बाइड यूज होता है, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड आपके सारे यूज हो सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है और ये आपका इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि इफ ROC1 इज द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ XN एंड ROC2 ऑफ YN, तो दोनों का आपका क्या होगा, अगर आप दोनों मतलब XN और YN को मल्टीप्लाई कर रहे हो और आप फिर इनका जो इससे निकल के आएगा मान लो वो ZN है, तो उस ZN का वो पूछ रहा है कि ZN का ROC क्या होगा, तो वो इनका दोनों का इंटरसेक्शन होगा, ये याद रखेंगे, ठीक है, दोनों के ROC इंडिविजुअल ROC का इंटरसेक्शन होगा। उसके बाद आता है द वैल्यू ऑफ फ्लक्स लिंकेज, ये क्वेश्चन दी है, इज 6t³ एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो व्हाट इज द EMF ऑफ द मटेरियल। ओके, EMF के लिए क्या आपका हो जाता है, E इक्वल टू आपका -N dφ/dt, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के इक्वल। मतलब कुल मिला के नॉर्मली भी बोला जाए तो आप सब कुछ हटा के आपको डिफ्रेंशिएट करना है फ्लक्स को। ये क्या है फ्लक्स, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, ये क्या बना देगा 18t²। अब इसमें आप लगा दो ये, तो 18 × 4 आपको क्या दे देगा 72 यूनिट्स दे देगा, ठीक है। यहाँ से देखो आ गया आंसर। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं PN डायोड इज इन डैश स्टेट इफ द करंट एस्टेब्लिश्ड बाय द अप्लाइड इनपुट इज सच दैट इट्स डायरेक्शन मैचेस दैट ऑफ द एरो इन द डायोड सिंबल एंड डायोड वोल्टेज ग्रेटर देन द 0.7 वोल्ट। देखो यहाँ पे समझो, डायरेक्ट वो कह रहा है कि डायोड वोल्टेज आपका ग्रेटर देन है, ठीक है, आपका 0.7 से बड़ा है, डायोड का वोल्टेज आपका 0.7 से बड़ा है, तो उसको क्या चाहिए था ऑन होने के लिए, बस यही चाहिए था। और दूसरी चीज़ ये भी कह रहा है कि जो उससे करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, डायरेक्शन, उस करंट की डायरेक्शन उसके डायोड के एरो की, डायोड आपका कैसा होता है ये, तो इस एरो की डायरेक्शन में यहाँ फ्लो कर रही है, क्योंकि इस तरीके से, तो उसको वैसे भी वो ऑन कर देगी। ओके, तो बस यही 2 चीज़ें चाहिए थी, उस वजह से ऑन हो गया डायोड। फिर ये क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे V आउटपुट हमें निकालना है जो कि इसके थ्रू निकलेगा, और ये आपका एक क्या है, ये आपका क्लैम्पर है, और क्लैम्पर कैसा है विद रेफरेंस वोल्टेज है, ये क्लैम्पर विद रेफरेंस है। क्लैम्पर में क्या होता है, आपका डायोड यहाँ लगता है, ये शंट क्लैम्पर मतलब पैरेलल में, और आपका यहाँ कैपेसिटर होता है। इस डायोड के थ्रू ये आपका कैपेसिटर चार्ज हो जाता है और वही आपका वोल्टेज आपको आउटपुट में मिलता है। और देखो उसको पहचानने का भी बहुत आसान तरीका है, ये जो क्लैम्पर का डायोड होता है, ये अगर ऊपर दिखा रहा है तो फिर ये मतलब अपवर्ड क्लैम्पर है, और वरना ये डाउनवर्ड क्लैम्पर है अगर ये नीचे शो कर रहा है तो ये तो अपवर्ड क्लैम्पर है। ओके, और रेफरेंस वोल्टेज इसका इतना है, तो इस रेफरेंस वोल्टेज को यूज करते हुए, घटाते हुए तब आपको पता चलेगा। अब ओके, एक यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, आप ये तो कर ही लोगे, अब अपवर्ड क्लैम्पर है, मतलब ये इसको वेवफॉर्म को उठा के ऊपर फेंक देगा, खींच देगा। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरी होता है चेक करना कि यहाँ पे देखो पीक टू पीक वोल्टेज कितना है, ये तो अलग, ये अपने अपने पीक के वोल्टेज है, इनके बीच में कितना है, देखो 10 यहाँ है और 20 यहाँ है, 30 वोल्ट है। अब ये जो 30 वोल्ट है, ये डिफरेंस आपका बाद में भी मेंटेन रहेगा, ये समझने वाली बात है। ओके, 30 वोल्ट मेंटेन रहेगा। देखो यहाँ तो गलत हो गया, 35 0 35 दे देगा, यहाँ गलत हो गया, यहाँ पे क्या देगा
यहाँ पे आपका ये 30 दे देगा। इसका क्या मतलब है कि ये -35 यहाँ है और यहाँ कहीं -5 है, तो इन दोनों के बीच में कितना होगा, यहाँ 0 है, इन दोनों के बीच में 30 ही होगा। तो ये सही हो सकता है। अभी मैं ये नहीं कह रहा आंसर क्या है, ये सही हो सकता है। ऐसे ही आपका ये भी सही हो सकता है, बट क्योंकि वो इनको ऊपर फेंकेगा, वो इसके डायरेक्शन से पता कर रहा है, तो फिर ये माइनस तो बिल्कुल नहीं रहेगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये दोनों प्लस वाली वैल्यू हो जाएंगी। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसमें कुछ भी ऐसा सॉल्व करने जैसा नहीं था। फिर बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स ऑफ सिस्टमलाइजेशन यूजेस सेपरेट डिले। ठीक है, सेपरेट डिले यूज करता है फॉर इनपुट एंड आउटपुट। तो आपका डायरेक्ट फॉर्म 1, ओके, यहाँ पे कैस्केड फॉर्म, पैरेलल फॉर्म, डायरेक्ट फॉर्म 1 और 2 ये सब होता है। तो सेपरेट डिले आपका कौन यूज करता है, ठीक है, आउटपुट इनपुट के लिए डायरेक्ट फॉर्म 1 यूज करता है। तो ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था। ये आपका IIR और FIR जो फिल्टर रिलाइजेशन है, ओके, DSP आपका डिस्क्रीट सिग्नल प्रोसेसिंग, तो उसका आपका ये है टॉपिक का। फिर ट्रांजिस्टर के लिए GM की वैल्यू आपका डैश अपॉन VT के इक्वल होता है, वो डैश आपको बताना है। ऑब्वियस ही बात है, ये क्या होता है आपका ट्रांस कंडक्टेंस होता है, ये आपका होता है ट्रांस कंडक्टेंस। ठीक है, आपका रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है, V अपॉन I के इक्वल। तो आपका कंडक्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, I अपॉन V के इक्वल। तो ये एक तरीके का क्या है, ट्रांस, और जो भी कंडक्टेंस ही है, जब ये कंडक्टेंस है तो इसका रेशियो आपका I अपॉन V के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, नीचे VT है, ऊपर क्या होगा, I होगा, बट I में कौन सी आपकी I होगी, आपकी IC होगी। ओके, यही चीज़ फिर यहाँ पे याद भी रखनी थी। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, बट इसमें तीनों करंट दे दी उन्होंने, तो आपकी कौन सी करंट होगी, तो आपकी IC होगी। और अगर आप ट्रांजिस्टर को बनाए भी तो ये तो आपका नीचे जुड़ जाता है, ये आपका IE हो गया, यहाँ पे एमिटर टर्मिनल हो गया, और ये आपका बेस टर्मिनल हो गया, और जो ये होता है इसके थ्रू ही आप आउटपुट लेते हैं। यहाँ आपका ये C हो गया, और यहाँ पे VCC जुड़ा होता है, इसके थ्रू लेते हैं। तो यहाँ पे IC ही ऑपरेशन में आपका मेन करंट IC होती है ऑपरेशन में, आउटपुट साइड में, ये याद रखेंगे। ओके, तो इसी IC की वजह से आपका होता है। तो IC अपॉन VT के इक्वल होगा ट्रांस कंडक्टेंस GM। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि ये किस तरीके का आपका वेवफॉर्म जो है, ये किस तरीके का आपका ऑपरेशन है। ओके, ये क्या होता है, ये जितनी पास है या जितनी दूर है, ठीक है, इनके विद, ये आपकी इसी चीज़ को हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड काम तो है, तो ये किसी भी तरीके से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन तो बिल्कुल नहीं है। पल्स मॉड्यूलेशन का होता है जब पल्स कोडिंग करते हैं, तो उसमें आपका डिजिटल आ जाता है। तो ये कुल मिला के एनालॉग टेक्निक है। तो ये आपका कैसी टेक्निक होगी, एनालॉग होगी, और यहाँ पे डिजिटल तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये आपका ये तो नहीं होगा, ओके, ये तो होगा नहीं। अब यहाँ पे बचा क्या, फेज शिफ्ट कीइंग और फ्रिक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। तो ये जो चीज़ होती है, ये फ्रिक्वेंसी होती है कि कितनी पास है हमारी, कितनी दूर है। तो 0 के लिए आपने अलग फ्रिक्वेंसी असाइन कर दी और 1 के लिए अलग फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी शिफ्ट कीइंग हो गया ये। ठीक है, FSK। उसके बाद आपका बात आ रही है कि RB-E जो आपका ये 1000 ओम दे दिया, RBB- आपका दे दिया, हाइब्रिड पाई मॉडल है। हाइब्रिड पाई मॉडल का तो ये 4th या 5th आपका क्वेश्चन हो गया ये। तो HIE की वैल्यू आपको बतानी है। तो HIE की वैल्यू डायरेक्ट इन दोनों का सम के इक्वल हो जाएगा, तो 1100 ओम हो जाएगा। बाकी इसको अच्छे से पढ़ लेंगे हाइब्रिड मॉडल को, तो फिर इसका क्वेश्चन मतलब सॉल्यूशन और अच्छे से दे सकते हैं। यहाँ तो क्या है कि दोनों के सम के इक्वल हो गया, तो 1000 और 100 1100 ओम। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डार्लिंगटन पेयर। ठीक है, जो एक होता है हमारा यूज़ करते हैं हम, ये डिजिटल के अंदर भी छोटा सा टॉपिक आ जाता है, और आपका एनालॉग में तो पूरा है ही, एनालॉग सर्किट्स में आपका। तो डार्लिंगटन पेयर किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है, तो ये आपका कैस्केड, मतलब C कॉमन कलेक्टर और कॉमन कलेक्टर का आपका कैस्केड होता है। ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन होता है डार्लिंगटन पेयर, दोनों ही कॉमन कलेक्टर यहाँ पे होंगे। उसके बाद R इक्विवेलेंट यहाँ पे पूछ रहा है, R इक्विवेलेंट पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज तो बन नहीं रहा है। ये तो आपको दिख रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज तो बन नहीं रहा है, क्योंकि ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये इसमें होगा। अब इनके थ्रू आपको निकालना है। तो ये कुछ ऐसा हो गया। अब जब ये कुछ ऐसा हुआ, पर यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि आप किसी भी तरीके से नहीं निकाल सकते, किसी भी तरीके से इसको सॉल्व नहीं कर सकते जब तक ये आपका बीच का। तो यहाँ पे फिर वही आप डेल्टा टू स्टार या स्टार टू डेल्टा आपका वाई, ठीक है, ये आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे, एक जगह ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे, चाहे ऊपर लगाओ नीचे लगाओ, फिर इसको चेंज करके फिर आप सीरीज और पैरेलल को ऐड कर आके तब इसको सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते। तो ये न्यूमेरिकल हो गया आपका। उसके बाद ये क्वेश्चन है कि इफ द इनपुट अप्लाइड टू द सर्किट इन द साइन वेवफॉर्म विद एम्पलीट्यूड आपका 12 वोल्ट पीक टू पीक है, ओके, देन द आउटपुट वोल्टेज आपका कितना होगा। तो इनपुट आपका 12 वोल्ट पीक टू पीक है, तो आउटपुट भी आपका 12 वोल्ट पीक टू पीक ही होगा। ये डायोड क्या करेगा, डायोड कुछ नहीं करेगा आपका। अगर डायोड ऑन होगा तो ठीक है, नहीं ऑन होगा तो फिर
आपके इस करंट को आगे नहीं जाने देगा सॉरी। तो ये डायोड ऑन हो जाएगा, क्योंकि डायोड का इधर पॉजिटिव साइड लगा हुआ है, तो डायरेक्ट डायोड आपका तुरंत ऑन हो जाएगा। ये डायोड ऑन हो गया तो करंट इधर जाएगा, तो इसके थ्रू आपको वोल्टेज जो इधर है वही सेम वोल्टेज मिल जाएगा। सेम वोल्टेज का मिलने का मतलब है कि आपको मतलब पूरा प्लस 12 वोल्ट मिलेगा, जो इसका पीक टू पीक वैल्यू है। यहाँ पर कलेक्टर करंट पूछ रहा है फॉर अ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन विद बीटा इक्वल टू 100 और बेस करंट आपका कितना है 30 माइक्रो एम्पेयर। तो देखो ये तो बहुत ज़्यादा ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका जो कलेक्टर करंट होता है वो आपका बीटा इंटू आई बी के इक्वल होता है। तो ये आपका 100 और 30 को जब आप माइक्रो एम्पेयर को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 3000 माइक्रो एम्पेयर बन जाएगा, जो आपका 3 मिली एम्पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो ये 3 मिली एम्पेयर आपका यहाँ पे आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पे यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स फॉर सर्टेन सिस्टम e−8t का आपको बताना है। मतलब क्या है कि इसका आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, और जब आप इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ये जितना यहाँ पे माइनस हो रहा है तो इतना नीचे आपका ये पोल की वैल्यू आनी चाहिए। ये देखो ये तरीका याद करो याद करने का, कि जितना यहाँ आ रही है -8 है, तो यहाँ आपको पोल की वैल्यू भी वही आनी चाहिए। तो जब आप इसमें देखेंगे तो ये आपको s = -8 देगा, तो आपको ये सही हो जाएगा, ना कि ये। ओके, बाकी दोनों ऑप्शन का तो कोई मतलब ही नहीं है s² वालों का। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो 75% क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं टेक्निकल में, 75+ ही। नेक्स्ट यहाँ पे बात आ रही है फोरियर ट्रांसफॉर्म और रेक्टेंगुलर पल्स प्रेजेंट विद t = आपका t = -t/2 से, और t/2 में अगर आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म बताना है, एक रेक्टेंगुलर पल्स है। ओके, ये रेक्टेंगुलर पल्स है मान लो, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है जब अगर किसी ने डिटेल में पढ़ रखा फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो आपका डायरेक्ट सिंक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, साइन तो कभी नहीं होगा। ओके, साइन तो होगा नहीं, साइन स्क्वायर्ड भी नहीं होगा, और सिंक स्क्वायर्ड नहीं, केवल सिंक फंक्शन हो जाएगा। सिंक फंक्शन की कंडीशन में भी कुछ ऐसा हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे Z22 और Z11 हमसे पूछ रहा है। Z22 आपका इस साइड से होगा, और Z12 आपका फिर वो आपका V1/I2 कुछ इस तरीके से होगा, उसमें I1 को हटाएंगे तो सॉल्व करके लाएंगे, तो आपका Z22 आपको साफ दिख रहा है कि Z22 निकालने के लिए आप इधर से इधर का जो भी ये निकाल लो, तो ये कितना दे देगा आपको 2 ओम दे देगा। तो Z22 तो आपका 2 ओम तुरंत आ गया, उसको सॉल्व करने में कोई बड़ी बात नहीं है। Z22 निकालने का मतलब है कि जो I1 है आपका ये 0 कर दो। जब आपने I1 0 कर दी तो ये किसी काम का बचा नहीं, तो ये आपका ये आ गया Z22 2 ओम आ गया। अब आपके ये दोनों तो गलत होगा, ये हो सकता है ये हो सकता है। और Z12 निकालोगे तो आप वो कितना आएगा, वो आपका 1 ओम आएगा। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और जैसे Z11 क्या आएगा, वो भी आपका 2 ओम आएगा, तो केवल Z22 और Z11 आपका 2 ओम आएंगे, क्योंकि ये सिमेट्रिकल सर्किट है। इसको देख के भी लग रहा है, उस प्रॉपर्टी से भी लग रहा है। सिमेट्रिकल सर्किट के अंदर Z11 = Z22 होता है, और Z12 = Z21 होता है, और यहाँ पे Z11 कभी भी Z12 के इक्वल नहीं होता है, इक्वल नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, Z12 आपका 1 ओम हो जाएगा केवल। उसके बाद यहाँ पे कॉलपिट ऑपरेटर दे दिया है। देखो कॉलपिट भी दे दिया है, हार्टले भी दे दिया था, ऊपर आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर भी दे दिया है, 555 टाइमर के क्वेश्चन भी दे दिए हैं, सब कुछ दे दिया। कॉलपिट में आपको निकालना है, यहाँ पे आपके 2 कैपेसिटर और 1 इंडक्टर होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला आप लगाएंगे तो 1/2 रूट आपका यहाँ पे C1 C2 अपन C1 + C2 और इंटू L कुछ इस तरीके से आ जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। ओके, 1 और बस यहाँ पे आप पैरेलल यूज़ करते हैं, तो इसमें आप वैल्यू लगा दो C1 की C2 की, और देखो अच्छा फ्रीक्वेंसी हमें दी है, फ्रीक्वेंसी भैया दी है, हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे L पूछ रहा है। ये L हम निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। देखो कॉलपिट पे भी फॉर्मूला आया, हार्टले पे भी आया था, सब पे फॉर्मूला आया, सारे के सारे फ्रीक्वेंसी आपको पता होनी चाहिए निकालने के। फिर आता है कि व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 5 sin 100t और ut। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको बताना है। तो 5 तो अपना अलग भैया रहेगा ही, और जब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो आपको साइन का पता होना चाहिए, साइन ω का पता होना चाहिए। तो आपका हो जाएगा ω² अपॉन आपका s² + ω²। ओमेगा यहाँ पे 100, तो आपका 100 सॉरी यहाँ पे मैंने गलत कह दिया, ये ω² नहीं होगा। तो ये आपका ओमेगा मतलब 5 तो पहले से और 100 और अपॉन नीचे s² + आपका 100²। देखो ये ठीक हो जा रहा है इसके हिसाब से। फिर बात कर रहा है पीएसएम सिस्टम में अगर Q को 2 से 4 पे ले गए
तो ये आपका कितना हो गया, 2 की पावर 1 से 2 की पावर 2 हो गया। ओके, पावर में चेक करो तो ये 1 से 2 हो गया, तो आपका 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। रिलेटिव बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट जो आपकी है, बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट आपका 2 गुना बढ़ जाएगी। फिर यहाँ पे डिजिटल का क्वेश्चन है भाई, द मिन टर्म फंक्शन एफ ए बी सी डी इक्वल टू समेशन, ये आपको दिया है। तो ये आपका क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ 2 वेरिएबल होगा। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको पूरा एक के मैप बनाना पड़ेगा। ओके, मतलब एक अंदाजे वाली बात है, आप अंदाजे से भी कर सकते हो। ओके, यह आपने बनाया के मैप, फिर आप इसमें नंबरिंग कर दो सॉरी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और आपका 12 13 और आपका 14 और आपका 15। अब इसमें आप भर दो क्या इनकी वैल्यूज़ हैं। तो आपका 1 है, फिर आपका 3 है, फिर आपका 4 है, फिर आपका 6 है, फिर आपका 9 है, फिर आपका 11 है, फिर आपका 12 है, फिर आपका 14 है ये। ओके, 14 है। तो ये हो गए आपके, देखो ये कुछ इस तरीके का आ गया। अब इसमें से आप कॉमन लेना शुरू करो, आपका यहाँ तो केवल ये होगा, ये आपका क्वेड बन जाएगा। ओके, ये आपका क्वेड, और ऐसे ही ये बन जाएगा। तो दोनों ही, देखो दोनों जब क्वेड बन जाएंगे तो ये केवल, देखो ये चीज़ यहाँ तक करनी ज़रूरी थी। जब ये दोनों क्वेड बन रहे हैं तो अब ये केवल 2 वेरिएबल पे डिपेंड करेंगे और 2 वेरिएबल से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और वो आप समझ सकते हो, अगर आपका ABCD 4 वेरिएबल है, उसमें कोई क्वेड बन रहा है तो यहाँ फिर वो 2 ही वेरिएबल पे डिपेंडेंट करेगा, उसका टर्म जो सॉल्व करके लाओगे। बाकी आप सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए बोला गया है कि इंडिपेंडेंट ऑफ 2 वेरिएबल। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 119 में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स डिसाइड द हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ ओपैम। तो आपका स्ल्यू रेट जो होता है तो उसको इसीलिए डिफाइन किया जाता है, जो कि आपका ये हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बता दे किसका, ओपैम का। ओपैम की हाई फ्रीक्वेंसी, वो भी हाई, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आपका स्ल्यू रेट की मदद से आपका डिफाइन होता है, डिसाइड होता है। इसके बाद आता है वी अप्लाई स्क्वायर वेव टू एन डिफरेंशिएटर। देखो सेम क्वेश्चन ऊपर भी था इंटीग्रेटर का, यहाँ डिफरेंशिएटर का है कि अगर आप स्क्वायर वेव को डिफरेंशिएट करोगे तो वो और ज़्यादा डिफरेंशिएट होकर केवल क्या बचेगा, ये आपका पीरियड, ठीक है, इम्पल्सेस की फॉर्म में बचेगा डिफरेंशिएट होके, तो आपका ट्रेन ऑफ इम्पल्सेस। उसके बाद आता है कि एट रूम टेम्परेचर फॉर अ ट्रांजिस्टर इफ IC इज इक्वल टू, तो म्यूचुअल कंडक्टेंस पूछा है। ओके, तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, म्यूचुअल कंडक्टेंस का फॉर्मूला देख लेंगे कैसे निकलता है। IC अगर आपको दिया हुआ है तो वो निकाल लेंगे, न्यूमेरिकल हो गया पूरा। ओके यहाँ पे Z ट्रांसफॉर्म पूछा है तो ये आसान है। अच्छा, यहाँ पे ओरिजिन उन्होंने देना भूल गए, तो ओरिजिन फिर आप यहीं से अज्यूम करेंगे। तो ओरिजिन पे तो आपका केवल जो वैल्यूज होती है वही लिखते हैं, फिर 5 और आगे आप Z इन्वर्सेस के टर्म्स को बढ़ाते चले जाते हैं और पीछे आप Z की पावर 1 पॉजिटिव टर्म्स को बढ़ाते चले जाते हैं, पर पीछे कुछ है नहीं। तो 5 Z इन्वर्स प्लस 8 Z की पावर -2 प्लस 9 Z की पावर -3, देखो चेक कर लो, यही आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद फॉर सिंगल स्टेज एम्पलीफायर अगर AI की वैल्यू दी है, RI की वैल्यू दी है, RS की वैल्यू दी है, A की वैल्यू दी है, तो इसका फॉर्मूला लगा के तो A की वैल्यू पूछी थी, ये निकाल लेंगे। उसके बाद 124 इन फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स 1 डिकेड मीन्स 1 डेकेड का वैसे भी मतलब होता है आपका 10, तो 10 टाइम्स चेंज इन फ्रिक्वेंसी। कितने टाइम्स चेंज इन फ्रिक्वेंसी, 10 टाइम्स चेंज इन फ्रिक्वेंसी अगर 1 डेकेड दिया तो। उसके बाद आपके 150 क्वेश्चन हैं। उसके बाद आपका आता है कि 10 किलो ओम NTC थर्मिस्टर यहाँ पे आया, ठीक है। अब थोड़ा सा अलग वैल्यू चीज़ आई, थर्मिस्टर का क्वेश्चन आया, तो ये आपका न्यूमेरिकल है, इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको रीड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आपका फॉर द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव कैरियर सिग्नल फ्रिक्वेंसी आपको दी है, FC दी है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल फ्रिक्वेंसी आपको दी है, अपर साइड बैंड इज, अपर साइड बैंड आपको बताना है और लोअर, तो ये तो आसान है, FC प्लस माइनस FM आपको ये हो जाएगा अपर लोअर साइड बैंड। तो 120 से 1 करेंगे 121 119, ठीक है, ये तो ईजी था। उसके बाद यहाँ पे RN और IN हमें बताना है, नॉर्टन थ्योरम यहाँ पे लगाना है। ओके, यूजिंग नॉर्टन थ्योरम फॉर द फॉलोइंग, तो RN और IN हम किसके थ्रू, हम RL के थ्रू बताएंगे। यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट समझेंगे कि जब RL के थ्रू बताएंगे तो इसको ऐसा ओपन करके सॉल्व करेंगे लोड रेजिस्टेंस के थ्रू हमें बताना है।
तो देखो एक जो हमारा जो होता था कि आरटीएच को कैसे निकालते हैं, उसका जो लॉजिक होता था कि करंट सोर्सेज को आप ओपन सर्किट कर दो और वोल्टेज को शॉर्ट, जब भी ओपन सर्किट हो जाएगा तो इसके थ्रू जब रेजिस्टेंस निकालेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे। तो ये दोनों सीरीज में आपको क्या दे देगा, 9 ओम। तो जब ये 9 ओम दे देगा तो ये आपके ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, आपको ये सही हो सकता है या ये सही हो सकता है। अब आपको करंट निकालनी है। करंट निकालने के लिए देखो आप IN निकालो, तो इसके थ्रू आप एक एम्पेयर की करंट को अज्यूम कर लो, उसके बाद आप निकालो। ओके, या तो आप और फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं, जो भी प्रोसेस होता है। बट यहाँ पे देखो एक बहुत बढ़िया सी बात देखो, वो क्या है कि जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, अब आप ये देखो यहाँ पे कहीं भी कुछ भी किलो ओम में नहीं है, रेजिस्टेंस कहीं भी नहीं है, और करंट भी आपका ये 10 एम्पेयर है। अब ये 10 एम्पेयर डिवाइड होगी, तो डिवाइड होगी इतनी डिवाइड थोड़ी हो जाएगी कि आपकी इसके थ्रू जो करंट है इसके थ्रू वो आपका मिली एम्पेयर बन जाएगी। ये क्या दे रहा है भाई, ये तो मिली एम्पेयर दे रहा है, मिली एम्पेयर तो हो नहीं सकती है। इस लॉजिक को देखते हुए आपका आंसर सीधे ये हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से तो आपने ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, एक तरीके से फिर ये भी कर दिया, तो 5.56 मिली एम्पेयर आपका करंट यहाँ आ जाएगी। 5.56 सॉरी एम्पेयर, मैंने भी मिली एम्पेयर बोल दिया, एम्पेयर, ये आपका इधर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे SWR निकालना है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट दिया है आपका, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 + 0.8 और आपका 1 - 0.8, तो ये क्या दे देगा 1.8 और 0.2, ये क्या दे देगा आपका 9। ओके, देखो 9 आ गया, तो सीधे इसको 1 प्लस आपका ये 1 + टाउ और 1 - टाउ, टाउ करके कुछ ऐसे करके लिखते हैं रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट को, ऐसे टी करके। तो जो भी आप मतलब जिस भी नोटेशन में लिखते हो आप वो नोटेशन यूज़ कर लेंगे और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद गेन की बात करिए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के। ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है देखना कि किस तरीके का एम्पलीफायर है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो आपका जो हो जाएगा वी आउट आपका माइनस आपका VI और आपका RF और RI, बस सीधे से ये हो गया। तो गेन बात कर रहा है कि 4.9 है विद एन इनपुट रजिस्टर ऑफ, इनपुट रजिस्टर आपका 2.2 किलो ओम है और वैल्यू ऑफ फीडबैक रजिस्टर, तो ये जो होता है यही आपका गेन होता है। ये गेन है 4.9। अब गेन किसके इक्वल है, RF/RI के, और आपसे फीडबैक रजिस्टर पूछ रहा है। फीडबैक रजिस्टर का मतलब है कि आप इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.2K × 4.9, तो ये आपका सॉल्व करके क्या वैल्यू देगा, ये करीब, इसको 5 मान लो, इसको 2 मान लो, तो 10 के करीब देगा। और क्योंकि K है तो ये K ऑलरेडी है तो ये रहेगा, K कहीं पे चला नहीं जाएगा, है ना, K तो रहेगा। किलो ओम में आंसर आएगा जो भी आएगा। तो देखो ये तो गलत हो गया, अब ये 2.4 गलत हो गया, ये 107 गलत हो गया, बचा क्या, ये बचा। देखो कितना बढ़िया पेपर है, यहाँ पे क्वेश्चंस उनके ऑप्शन आपको एलिमिनेट करने सीखने हैं। उसके बाद 130 विच द फॉलोइंग साइन बाइनरी नंबर इज इक्वल टू -13। तो साइन बाइनरी नंबर के लिए -13 आपको लाना, तो माइनस के लिए तो आप पहले से 1 अलग लिख दो, मतलब 1 तो रहेगा ही, तो ये तो हो नहीं सकता है। अब आप केवल 13 को लिखना सीखो। 13 को कैसे लिखेंगे, तो आपका 8 और आपका 4 और आपका 1, मतलब आपका हो गया 1, फिर आपका 0, फिर हो गया 1 1, ऐसे करके। अब 8 बिट की बात है तो आप ऐसे करके लिखो। ओके, ये जो नंबर है पूरा ये आपका कैसा हो गया, यही नंबर आ रहा है सॉल्व होके। देखो 1 1 0 1 आपका आना चाहिए। देखो 1 1 0 1 आपका एक तो इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है। अब इस वाले ऑप्शन को हम पहले एलिमिनेट कर चुके हैं कि बी तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें शुरू में 0 दे दिया और नेगेटिव के लिए 1 होना जरूरी है, तो ये हो गया। यहाँ पे मैक्सिमम फील्ड स्ट्रेंथ दी है और यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी पूछी है, तो ये भी EMT का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल हो गया। आगे चलते हैं, यहाँ पोजीशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड स्टेडी स्टेट एरर की पूछ रहा है फॉर एन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो स्टेडी स्टेट एरर के लिए आपको क्या करना है, वही आपका लिमिट लगानी है, S → 0 S, या फिर इसको करके जो भी ओके। तो जो हमारा पोजीशन एरर होता है और आपका एक्सेलरेशन एरर होता है और आपका स्टैटिक एरर होता है, वो सारे के सारे यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो 2 पूछे उनको हमें निकाल के लाना है, एक तो पोजीशन कांस्टेंट मतलब KP और आपका स्टेडी स्टेट एरर उसी के ESS। ठीक है, ये मेन बात आई, आपको KP की वैल्यू निकालनी है पहले और फिर आपको ESS की वैल्यू निकालनी है। ओके, वो आप निकालेंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट, इफ द इनपुट टू T फ्लिप फ्लॉप इज 200 हर्ट्ज सिग्नल आप दे रहे हो, फाइनल आउटपुट आपको बताना है 3 फ्लिप फ्लॉप कैस्केड में लगे हैं, तो उसके बाद देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर T फ्लिप फ्लॉप की जगह कोई भी फ्लिप फ्लॉप हो
और यहाँ पे 3 की जगह कितने भी हो, आपको कैसे सॉल्व करना है, आपका एफ आउट किसके इक्वल होगा, एफ इन अपॉन 2 की पावर और आपका जितने फ्लिप फ्लॉप है, आप हमेशा ऐसे सॉल्व करेंगे। तो एफ इन 200 हर्ट्ज है अपॉन 2 की पावर, क्योंकि 3 फ्लिप फ्लॉप है तो 3, तो ये हो गया आपका 200 अपॉन 8, ये क्या दे देगा आपको 25 हर्ट्ज, ये आपका एफ आउटपुट फ्रिक्वेंसी। उसके बाद बात आ रहा है कि इफ एन ओपैम कंपेरेटर हैज़ गेन, एक इतना गेन है ओपैम कंपेरेटर का, इनपुट डिफरेंस दिया है आपको, अबव रेफरेंस सप्लाई वोल्टेज दिया, तो आउटपुट विल भी हमें बताना है। तो आउटपुट की जो मैक्सिमम हमारी वैल्यू होगी वो इसी से निकल के आएगी, जो ये सप्लाई प्लस माइनस 12 वोल्ट की दी है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम निकल के आएगी, क्योंकि गेन इतना ज़्यादा है तो आपको 12 वोल्ट ही आपको फिर मैक्सिमम दे सकता है। उसके बाद यहाँ पे कॉलपिट ऑसिलेटर डिजाइन विद एन इंडक्टर एल प्रोड्यूस फ्रीक्वेंसी एफ इफ इट हैज़ टू प्रोड्यूस अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2f, अगर उसको 2f फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करवानी है तो न्यू इंडक्टेंस वैल्यू कितनी होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको एफ नॉट निकालना पड़ेगा कॉलपिट के लिए। कॉलपिट में 2 आपके सी होते हैं, C1 C2, तो आप ये देखो कि उसका रिलेशन एल के संग क्या है। तो यहाँ पे तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 वो तो सब अलग है, एल के संग उसका ये रिलेशन है। यहाँ पे एल, ये एल मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर सिंपल बोले तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ रूट एल है। अब हमें केवल इससे मतलब है, ओके। अगर केवल एल था तो आपका एफ नॉट निकल रहा था, अब हमें 2f को प्रोड्यूस कराना है। तो 2f को प्रोड्यूस कराने के लिए हमें ये जो 1/√L है, इसमें यहाँ पे कहीं से 2 लाना है। अब यहाँ पे 2 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम L/4 कर दें तो, ओके, अगर हम √L/4 कर दें तो ये हमें क्या दे देगा, 2 दे देगा, मतलब हम इंडक्टेंस की वैल्यू को 4 से कम कर देंगे। इसको मैं थोड़ा सा दोबारा बनाता हूँ। ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है √L के, क्योंकि L रूट है, तो अगर आप F नॉट इक्वल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आप ये √L/4 कर दोगे तो ये √4 से 2 बन जाएगा, वो 2 चला जाएगा ऊपर, तो इसलिए L/4 करना है, L को L/4 से रिप्लेस करना है। ओके, तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था। अब ये क्वेश्चन आता है फॉलोइंग डायोड गिव्स विच, ये कौन सा लॉजिक आपको देगा। अगर यहाँ से हमें आउटपुट निकालना है, इसका मतलब है कि आपका सिग्नल इसके थ्रू ग्राउंड में ना जाए, इसके थ्रू ऊपर जाए, तो ये आपको आउटपुट मिलेगा। बट ऐसा कब हो सकता है, क्योंकि ये देखो ये पी साइड है और ये 10 वोल्ट है। ओके, तो देखो इसको थोड़ा सा मतलब टेक्निकली चीज़ है लेकिन आसान है। ये एन साइड है, अगर देखो ये 10 वोल्ट है तो लगभग ये भी हमारा हाई वोल्टेज पे रहेगा। ओके, तो जैसे पी तो हाई वोल्टेज पे है, अब अगर आप, और सेम चीज़ इसमें है, इसका भी P है और N है और इसका P हाई पे है। अब जब तक आप इनमें से किसी पे भी 0 देते रहोगे तो आपका क्या होगा कि ये जो वोल्टेज की वैल्यू है वो आपके, जैसे ये 2 आपके, ये 2 वो है आपके डायोड है, यहाँ से कुछ जा रहा है तो वो किसी ना किसी से फ्लो कर जाएगा, इधर फ्लो कर जाएगा, ठीक है, इधर फ्लो नहीं करेगा। इधर कब फ्लो करेगा, जब दोनों डायोड ऑफ हों। ये आपको समझ में आ रहा है, दोनों डायोड, अब ये P और N इस तरीके से लगे हैं, अगर दोनों डायोड ऑफ है, दोनों के दोनों ऑफ हैं, तभी आपका ये जो करंट है ये यूं चली जाएगी, वी आउट में आपको मिलेगी, क्योंकि वी आउट में आपको हाई मिलेगा। अब दोनों डायोड ऑफ हो और तब आपको हाई मिले तो तो ऐसा काम हो सकता है, ऐसा आपका एंड का जब अपोजिट हो जाएगा तो मिलेगा। अच्छा, बट ऑप्शन में उन्होंने एंड विथ पॉजिटिव लॉजिक की बात कही है। ओके, तो इसको एक बार मतलब डाउट के स्टेटस में डाल देते, इसको देख लेंगे। बट यहाँ पे वही चीज़ है कि आपको आउटपुट चाहिए और डायोड का ऑन ऑफ इसी से खेलना है और कुछ ज़्यादा नहीं है। एंड गेट विथ पॉजिटिव लॉजिक उन्होंने दिया है, बोला है। इसके बाद आ रहा है कि द इनपुट और लॉजिक गेट इज ए आपको दिया है 1100, बी दिया है 1010। आउटपुट क्या होगा अगर लॉजिक गेट आपका नैंड गेट है। नैंड गेट का मतलब है कि आपको हर एक इंडिविजुअल स्टेप पे आपको करना है। तो पहले आप इनके लिए टेबल लिख लो, टेबल लिखने का सीधा सा तरीका पहले एंड के लिए लिख लो, तो ये एंड के लिए हो गई, तो ये नैंड के लिए हो गई, इसके अपोजिट। ओके, तो ये आपका आउटपुट है जब आप ये अलग अलग वैल्यू दोगे। अब इससे चेक करके देखो क्या देता है वो। जब आपने 0 दिया तो आपको 1 मिला, जब आपने 0 दिया तो भी 1 मिला, ये भी 1 मिला, ये 0 मिला। ये किसके इक्वल हो गया, ये आपके इसके इक्वल हो गया केवल और केवल। इसमें आप 0 खुद से लगा दो
तो बाकी कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आपको क्या कि हर एक इंडिविजुअल बिट का आपको नैंड करना है। जब इसमें नैंड गेट दिया तो नैंड करना है। फिर यहाँ पे बता रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम पावर डिलीवर टू द लोड। इस लोड पे मैक्सिमम पावर डिलीवर क्या होगी, जब आपका आर एल इजकल टू आपका आर एस या जो इस पूरे का रेजिस्टेंस है उसके इक्वल हो जाएगा। ओके, बट ये डायरेक्ट तो ऐसे सॉल्व नहीं होगा। इसमें इधर से करंट आ रही है, ये करंट इधर तो जाएगी, तो एक तो करंट इधर जा रही है वो इसमें दो में हो रही है। तो इसमें क्या होगा, आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। देखो थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना आसान है। आरटीएस तो आप निकाल ही लेंगे। आरटीएस निकालने के लिए क्या करना है, इसको ओपन सर्किट कर दिया तो ये तो किसी काम का नहीं रहा है, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। जब आप निकालेंगे तो ये आपका इसके थ्रू आपका कितना आ जाएगा, आपका ये तीनों सीरीज में हो गए, तो ये आपका 10 3 13 तो 15, तो आपका आरटीएस तो आपका आ जाएगा 15 ओम। फिर आप वीटीएस भी निकालेंगे कैसे करके, फिर इसके थ्रू आप निकालेंगे। ओके, आपको इतनी मैक्सिमम पावर जो है वो इतनी आपको मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। यहाँ पर इन ऑर्डर टू ऑपरेट अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर इन अ सैचुरेशन रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी सेटिस्फाई। तो कॉमन एमिटर को सैचुरेशन रीजन के लिए आपको कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करके दिखाना है, आपको ये यहाँ पे बताना था। ओके, तो यहाँ पे आपका जो आई बी है वो आपका ग्रेटर देन होना चाहिए आई सी सेट से अपॉन बीटा डी सी। वैसे भी आई सी क्या होता है आपका बीटा आई बी, या फिर आपका आई बी किसके इक्वल होता है, आई सी अपॉन बीटा। अब यहीं पे आपने क्या क्या वैल्यूज रख दी हैं, आई बी आई सी सेट और बीटा डी सी, इससे आपका आई बी बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे आपको बता रहा है कि डिकोडिंग, ये माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहा है, ऐसी 8085 के पेरिफेरल विल करस्पॉन्ड टू द इनपुट आउटपुट एड्रेस इन द रेंज ऑफ। तो ये एच का मतलब है हेक्साडेसिमल की, हेक्साडेसिमल की किस रेंज में ये आपका करेगा। तो ये तो बताना आसान नहीं है। A2 A3 A4 A5 A6 A7 आपको दिया है, और A0 A1 का कोई अता पता नहीं है, और फिर ये आपका चिप सिलेक्ट में ये जाएगा। ओके, तो ये तो आपका डिटेल क्वेश्चन होंगे। अगर किसी को याद है इसका आंसर तो ठीक है, जैसे यहाँ पे 60H से 63H आपकी रेंज है तो ठीक है, वरना तो फिर इसको सॉल्व करना मुश्किल है। अब यहाँ पे क्या आता है कि व्हाट आर द आउटपुट वोल्टेज लेवल फॉर द गिवन सर्किट। आउटपुट वोल्टेज ये क्या है, ये फिर से वही बात आ गई, ये नेगेटिव क्लैम्पर, ये अपवर्ड इसको शिफ्ट करेगा। ओके, अपवर्ड शिफ्ट करेगा तो पॉजिटिव क्लैम्पर हो गया, पॉजिटिव में क्लैम्प करेगा। ओके, अपवर्ड शिफ्ट करेगा, इस वेव को और ऊपर शिफ्ट कर देगा। तो आउटपुट वोल्टेज लेवल हमें बताना है, बट क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस भी वोल्टेज आ रहा है 4 वोल्ट, तो रेफरेंस वोल्टेज आएगा तो इसको ऊपर शिफ्ट करेगा, पर ये जो नीचे वाली वैल्यू है, अब क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं, अगर ये एक स्क्वायर वेव होती तो ये जो वैल्यू 3.3 है ये आपको इस तरीके से नहीं मिलती, ये कुछ डेफिनेट वैल्यू मिलती, मतलब ये इंटीजर वैल्यू मिलती है, तो इसमें डेसिबल है। बट क्योंकि अगर आप देखो इसको ऊपर शिफ्ट कर रहा है, फिर ये पॉइंट इसके कहाँ, यहाँ कहीं रुकेगा, तो ये जो वैल्यू होगी ये आपकी अलग अलग वैल्यू होंगी। ओके, ये आपके इंटीजर वैल्यूज नहीं होंगी, तो ये ट्रायंगुलर वेव फॉर्म होने की वजह से यहाँ पे आपको इंटीजर वैल्यू नहीं मिलेगी। ओके, बट हाईएस्ट वैल्यू आपकी कितनी दिखा रहा है, 16 वोल्ट। अच्छा हाँ, अब ऐसे तो कहेंगे कि गलत हो गया, क्योंकि भाई ये तो 32 है और ये 32 बिफोर आफ्टर रहना चाहिए, बट देखो अगर यहाँ देखो, यहाँ तो रजिस्टर लगा है, कैपेसिटर तो है ही नहीं, तो ये तो आपका क्लैम्पर है ही नहीं, ये आपका क्लैम्पर है ही नहीं, नॉर्मल सर्किट है। ये आपका N है, ये आपका P है, ये आपका P कब तक ऑन रहेगा, ये आपका कब तक ऑन रहेगा, जब तक ये 4 वोल्ट रहेगा और ये 4 वोल्ट से कम रहेगा, जब तक आपका VI लेस देन 4 वोल्ट रहेगा तब तक आपका डायोड ऑन रहेगा। तो जब डायोड ऑन रहेगा तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, हमें आउटपुट में ये मिलेगा 4 वोल्ट, और जब ये ऑफ हो जाएगा, जब VI ग्रेटर देन 4 वोल्ट हो जाएगा तो ये डायोड ऑफ हो जाएगा, और जब डायोड ऑफ हो गया तो हमें क्या मिलेगा, सीधे से VI और VI मिलेगा V आउटपुट में। ओके, समझ में आ रहा है। जब ये ऑफ हो जाएगा डायोड, इस केस में डायोड ऑफ हो गया तो ये इस वाली ब्रांच का कोई काम नहीं बचा, जब इस ब्रांच का कोई काम नहीं बचा तो जो VI है वही आपको V आउटपुट में मिलेगा। बट जब आपका डायोड ऑन है, डायोड ऑन कहाँ है, जब आपका VI V इनपुट इसका आपसे 4 वोल्ट से छोटा है। ओके, इससे छोटा है तो फिर ये P आपका पॉजिटिव से जुड़ गया, N नेगेटिव से जुड़ गया, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया।
तो आपको ये जो है ये आपका आउटपुट में मिलेगा। तो वी आउटपुट आपका 4 वोल्ट, ये इसका एक्चुअल सॉल्यूशन है। बट इस चीज़ को अब अप्लाई करना है ट्रायंगुलर वेव पे, तो वो सॉल्व करके आपका फिर ये ऑप्शन ठीक आ रहा है। उसके बाद बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया शुड बी सेटिस्फाइड इन ऑर्डर टू यूज एन एम्पलीफायर। तो इसको हम क्या कहते हैं, बार्क-हाउज़न क्राइटेरिया कहते हैं। बार्क-हाउज़न क्राइटेरिया आपका बताना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ए इंटू बीटा जो होता है वो 1 के इक्वल होना चाहिए, लूप आपका ये मतलब यूनिटी के इक्वल होना चाहिए, लूप फेज शिफ्ट जो आपका है ये 360 डिग्री और 0 डिग्री में से किसी के इक्वल आपका हो सकता है। तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं बार्क-हाउज़न क्राइटेरिया, कि जब ये फुलफिल होंगे दोनों तभी एक एम्पलीफायर एक ऑसिलेटर की तरह काम करेगा। फिर यहाँ पे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ डीसी पावर सप्लाई। तो वहाँ पे रेगुलेटर चाहिए, रेक्टिफायर चाहिए, फिल्टर चाहिए, क्योंकि डीसी पावर सप्लाई जिसने भी पढ़ा है शॉर्ट में तो उसको ये पता होगा कि इसमें ये सारी चीज़ें चाहिए। यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस का कोई ऐसा काम नहीं है। उसके बाद आता है जब लॉजिक फैमिली, मतलब लोड रेजिस्टेंस का काम तो है, बट ये जो हम बोलेंगे कि ये सर्किट है डीसी पावर सप्लाई का, इसके अंदर लोड रेजिस्टेंस का काम नहीं है, इसके बाहर जो सप्लाई निकलेगी वो तो फिर कनेक्ट होगी लोड रेजिस्टेंस से। ओके, यहाँ पे आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली प्रोवाइड द हाईएस्ट स्विचिंग स्पीड। तो ईसीएल की स्विचिंग स्पीड हाईएस्ट होती है। पावर के मामले में सबसे अच्छा आपका सीमॉस होता है। ओके, ये दोनों में डिफरेंस है, इसकी स्विचिंग स्पीड सबसे हाई है और ये आपका पावर सबसे लो कंज्यूम करता है सीमॉस। फिर ये क्वेश्चन आ गया न्यूमेरिकल है, बड़ा सा वोल्टेज गेन है, तो इसको तो मतलब अभी तो छोड़ते ही है। ओके, उसके बाद ये क्या है, इन गिवन ब्लॉक डायग्राम व्हाट इज अ सैम्पलिंग एलिमेंट। सैम्पलिंग एलिमेंट हमारा कौन सा है वो हमें बताना है। ओके, या ये किस तरीके की बाइसिंग है वो बतानी है। तो ये कुल मिला के ये आपका क्या है, ये जो इस जगह आउटपुट मिलेगा तो ये वोल्टेज डिवाइड होके मिलेगा। यहाँ पे आप जीरो डायोड लगाया है, तो ये जो चीज़ है ना, ये R1 और R2 क्या कर रहे हैं, ये वोल्टेज को डिवाइड कर रहे हैं, है ना। यहाँ से जो वोल्टेज निकल रहा है उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो वोल्टेज डिवाइडर यूजिंग R1 एंड R2, यही आपका सैम्पलिंग एलिमेंट है। और तो इसमें कुछ है नहीं। आपका ट्रांजिस्टर Q2 नहीं है, Q2 नहीं है, मेन आपका ओपैम है मेन चीज़, तो उसका ट्रांजिस्टर से कोई मतलब नहीं है आउटपुट के लिए। आपका ओपैम मेन चीज़ है। बट सैम्पलिंग एलिमेंट की अगर बात करें, प्रॉपर जो सैम्पलिंग करेगा तो हमारा यही करेगा जो वोल्टेज डिवाइड होगा। R3 जीरो डायोड भी नहीं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद आपका RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में टू जनरेट सस्टेन द मिनिमम वैल्यू ऑफ HFE। ओके, HFE की वैल्यू आपकी मिनिमम से मिनिमम सस्टेन्ड ऑसिलेशंस के लिए टू जनरेट सस्टेन्स द मिनिमम। ओके, सस्टेन मतलब वही मिनिमम वैल्यू ऑफ HFE, सस्टेन ऑसिलेशंस ही होगा। HFE की वैल्यू आपकी मिनिमम आपका 44.5 होनी चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं, RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर की। ओके, तो ये पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया तो इसको आंसर करना मुश्किल हो जाएगा और इसमें कोई लॉजिक तो लग नहीं रहा है, और इसमें जो ऑप्शन है वो भी काफ़ी करीब है एक दूसरे के। तो HFE की मिनिमम वैल्यू आपकी 44.5 होगी RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के लिए। फिर यहाँ पे बात करता है कि नंबर ऑफ एड्रेस बिट्स कितनी होती है, तो आपकी 16 बिट होती हैं एड्रेस, और 8 आपकी डेटा बिट होती हैं माइक्रो प्रोसेसर 8085 के अंदर। नेक्स्ट आते हैं कि व्हाट इज द इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका भी इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालने का तरीका वही होगा, आपको यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, या फिर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग मेथड है, या पार्शियल फ्रैक्शन करके फिर आप सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है कि जो वैल्यूज़ हैं वो आपको दिख रही है कि वो वैल्यूज सेम है, जैसे कि 8। अब यहाँ पे 8 के संग कभी भी वो खाली नहीं होगा, है ना। जब आप जेड ट्रांसफॉर्म या लाप्लास की भी बात कर रहे हैं तो यूजुअली हम लोग UT और डेल T को लिखना प्रेफर ही करते हैं, और यहाँ तो डेल N को लिखना प्रेफर करते ही करते हैं। तो आपका ये तो नहीं होगा। अब बचे हुए में देखा जाए तो बचे हुए लगभग आपके सब कुछ सेम है, बट यहाँ पे Z को देखें तो देखो ये Z इक्वल टू 0.5, एक बार तो प्लस का है और एक आपका -0.2 है। अब इस चीज़ पे ध्यान देना थोड़ा सा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये जो प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस वाली जोड़ी बनी रहनी चाहिए। अब आप देखो यहाँ पे प्लस माइनस है, ठीक, यहाँ पे प्लस माइनस है, ठीक, यहाँ पे प्लस और प्लस हो गई, तो ये आपका इसलिए गलत हो गया। मतलब या तो आपका मतलब प्लस माइनस करो या माइनस प्लस करो, जो चीज़ यहाँ पे है वही फॉलो होगी या उसके अपोजिट फॉलो हो जाएगी। अब आपके दो ऑप्शन बचे ये, अब इन दोनों ऑप्शन में से फिर आप एलिमिनेट करो,
कि क्या होगा। ओके, अब कहाँ पे बात आके फंसी, अब बात आके फंसी केवल इस पे, ये जो प्लस और ये इसका माइनस है, इस वाले जो टर्म है, इस टर्म में आपका क्या होगा वो हमें करना है। ओके, अब क्योंकि ये दोनों टर्म इस तरीके से हैं, इनके बाहर पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी दोनों ये नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है, ये पॉजिटिव नहीं होगा, तो फिर हमारा ये ठीक हो जाएगा, बाकी सॉल्यूशन से निकलेगा। अच्छा, इस तरीके का क्वेश्चन आपको क्या लगता है, वो सॉल्यूशन निकालने के लिए छोड़ा हुआ है आपके पास कि आप इसका सॉल्यूशन निकाल के तब लिखो? अगर इसका सॉल्यूशन निकालेंगे टाइम बहुत टेक लेगा, और क्योंकि सॉल्यूशन उन्होंने खुद दे रखा है, इसमें क्या आप निकालोगे, सारी वैल्यूज उन्होंने दे रखी हैं, आपको यही चीज़ चेक करनी है कि कहाँ माइनस प्लस होगा, बस तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर आता है 50, फिर आ जाते हैं आपके हिंदी के। इफ़ वेव इज हैविंग ग्रुप वेलोसिटी ऑफ 2 × 10⁸ देन व्हाट इज अ फेज वेलोसिटी। तो वेव ग्रुप वेलोसिटी आपको दी है, ओके, तो फेज वेलोसिटी आपकी क्या होती है, ओमेगा बाई बीटा, और ग्रुप वेलोसिटी आपकी क्या होती है, आपका डी ओमेगा बाई डी बीटा करके वी जी, शायद बीटा बाई ओमेगा नहीं, मतलब इसको चेक कर लेंगे, बीटा बाई ओमेगा, ओमेगा बाई बीटा ये, और वी जी ग्रुप वेलोसिटी इसका डिफरेंशिएशन होती है। तो ये तो बेसिक हो गया, बाकी इसमें फॉर्मूला लगेगा वीपी निकालने का, अगर आपको ग्रुप वेलोसिटी दी है तो